अध्याय 731 सम्राट का अकेलापन। कैथरीन के शरीर से एक हल्का सा दबाव निकला, मानो किसी तूफान की शुरुआत हो। चेन रुई को अचानक खतरे का आभास हुआ और उसने आंखें सिकोड़ लीं। विश्लेषणात्मक दृष्टि में कैथरीन की समग्र शक्ति वास्तव में मूल एस जोड़ को पार कर एस जोड़ तक पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि इस दौरान उसकी शक्ति में भी काफी सुधार हुआ था। उसने जो काले पोषण दिए थे उनका भी कुछ श्रेय जरूर था। ये तो ऐसा था जैसे कोई पत्थर उठाकर अपना ही पैर ठोकर मार ले। एक मिनट रुकिए, आप बहुत जल्दी ही विरोधी हो जाते हैं। मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि सहमत होना है या नहीं। कैथरीन अचंभित रह गई। उसने अपनी हत्या की मंशा को वापस पा लिया और हैरानी से बोली, तो फिर तुम बस। क्या तुम्हें पता नहीं कि संयमित नाम का भी एक शब्द होता है? मैं अभी संकोची हो रही थी। चेन रुई ने दबाव को नज़रअंदाज करते हुए उंगली उठाई। मैं औपचारिक रूप से अपना रुख जाहिर करती हूँ, चाहे कैथरीन हो या क्रिस्टीना या कोई और पहचान, तुम्हारा राजकुमार, पति और मर्द सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। कैथरीन भी उस दृढ़ दृष्टि से द्रवित हो गई। महारानी का उत्साह पूरी तरह से क्षीण हो चुका था। उस व्यक्ति ने एक और वाक्य जोड़ा, बेशक उत्तराधिकारी को जन्म देना कोई समस्या नहीं है। मैं ये काम पूरा करने का वादा कर सकता हूँ। इस वाक्य से कैथरीन का चेहरा थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन उसने अगला वाक्य बहुत देर तक नहीं सुना। इसलिए उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और ओह, कुछ और उत्तराधिकारी होना ठीक है, इतना ही। आह! कैथरीन की हत्या की मंशा तुरंत बढ़ गई और उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? नहीं, मैं गंभीर हूँ। मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वह सिर्फ एक पुरुष और एक महिला के बीच का मामला है, और यह एक पुरुष और एक महिला के बीच की भावनाएं हैं और उनके बीच पहले भी अंतरंग संबंध रहे हैं। इसका साम्राज्य और उसके हितों से कोई लेना देना नहीं है। यही मेरा जवाब है। चेन रुई ने कैथरीन की ओर सीधे देखा। मैंने तब कहा था कि मैं उस शक्ति के साथ डार्क शैडो साम्राज्य में आऊंगा जिससे दानव क्षेत्र कांप उठेगा और तुम्हें छीन लूंगा। क्रिस्टल वैली में मैंने एक वसीयत भी छोड़ी थी कि मैं जरूर वापस आऊंगा। क्या तुम जानती हो कि मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरी वर्तमान शक्ति पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं, यह इतना भी नहीं कि आप सचमुच इसे छोड़ दें। कैथरीन को अचानक उसके अनकहे शब्दों की मौन समझ हो गई। गहरी काली आंखों में शांत झील का पानी मानो पत्थर फेंके जाने पर हल्का सा लहरा रहा था। एक पल की खामोशी के बाद कैथरीन बोली, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए दानव लोक को एकीकृत करना चाहती हो? अगर ऐसा है तो मैं इसे हमेशा की तरह मूर्खतापूर्ण कहकर ही टिप्पणी कर सकती हूँ। मैं आज डार्क मून पर तुम्हारी तथाकथित शपथ सुनने नहीं आई हूँ, इसलिए तुम्हें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहती हूँ कि चूंकि तुम डार्क शैडो साम्राज्य में शामिल नहीं होना चाहती तो हमारा दुश्मन बनना तय है। चेन रुई ने आह भरी और बिना किसी प्रतिरोध के भाव से कहा, तो क्या तुम कोई कदम उठाना चाहते हो? मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, जो साम्राज्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है? अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो लगता है मेरे पास प्रतिरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। कैथरीन की गति अचानक गायब हो गई जब उसने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हें मार नहीं सकती, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम शांत हो, बल्कि मेरे अंतर्ज्ञान की वजह से भी। हालांकि मेरे पास डार्क शैडो केप है और मैं किंगडमाइज्ड से सिर्फ एक कदम दूर हूँ। यह मत कहो कि तुम्हें नहीं पता कि किंगडमाइज्ड क्या होता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें कभी किसी औरत के अंतर्ज्ञान पर शक नहीं करना चाहिए। चेन रुई कड़वी मुस्कान के साथ बोली, एक औरत की प्रवृत्ति बेशक बहुत मजबूत होती है, लेकिन कैथरीन का शुरू से ही कोई हत्या का इरादा नहीं था। दरअसल मैंने यह अनुमान डलिया द्वारा पहले अनजाने में तुम पर अपना भरोसा जाहिर करने के आधार पर लगाया है, और उस भूंघट वाली महिला ने तुम्हें मेरे पास अकेला छोड़ने का आश्वासन दिया है। तुम्हारी ताकत बढ़नी चाहिए थी, कम से कम इतनी कि तुम मेरे सामने सुरक्षित निकल सको। अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं तुम्हें साइलेंट नाइट वेटलैंड में ही रहने देती या तुम्हारी जान ले लेती। दुर्भाग्य से जीवन में वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। चेन रुई ने आह भरी, तुमने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुम्हें कैसे पता कि तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते? ऐसा है जैसे तुमने कभी सच में जाने नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता कि तुम इसे जाने नहीं दे सकते? मेरा समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो, तुम मेरी इच्छाशक्ति को नहीं हिला सकते। हो सकता है कि तुम ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसके लिए मेरे मन में भावनाएं हैं, लेकिन मैं अपनी दृढ़ता नहीं छोड़ सकती। चेन रुई के लिए अपनी अच्छी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने के बाद कैथरीन को लगा जैसे उसने एक बोझ उतार दिया हो। उसकी आंखें और भी दृढ़ हो गईं। अगर तुम सच में डार्क शैडो साम्राज्य पर विजय प्राप्त करके अपनी मूर्खतापूर्ण इच्छा पूरी करना चाहते हो, तो अगर तुम सफल भी हो गए तो तुम्हें सिर्फ मेरी लाश ही मिलेगी। बस इतना ही कहना है और मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। तुम जा सकते हो। तुम जैसी प्रतिभा के लिए मैं थोड़ी छूट दूंगी। तुम्हें अपनी पहचान या राज लीक होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इससे पहले कि हम पूरी तरह से दुश्मन बन जाएं।
अगर तुम अपना मन बदलोगे तो मैं हमेशा तुम्हारा स्वागत करूंगी। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो या तो मेरे महल में या युद्ध के मैदान में। इसमें कोई संदेह नहीं कि वह हमेशा की तरह दृढ़ है। नागरिकों की सुरक्षा के लिए बर्फीले सिंहासन पर अकेले बैठे चेन रूई ने कैथरीन की सुंदर और मार्मिक आंखों में गहराई से देखा, मानो वह उसकी गंभीरता और दृढ़ संकल्प को अपने मन में उकेरने की कोशिश कर रहा हो। सच कहूं तो कैथरीन, पहले मैं तुम्हारी खूबसूरती, उस रिश्ते और पुरुष की अधिकार भावना से ज्यादा आकर्षित था, लेकिन अब मैं सचमुच तुम पर मोहित हो गया हूं, महारानी। चूंकि जल्द ही तुम्हारा अलगाव होने वाला है, कृपया मुझे तुम्हारे लिए एक धुन बजाने की अनुमति दें। कैथरीन मना करना चाहती थी, लेकिन उसकी नज़र चेन रूई के हाथ में मौजूद परिचित लाल पिकोलो पर गई और उसने अंततः सिर हिला दिया। मधुर पिकोलो बज रहा था। कैथरीन को आश्चर्य हुआ कि यह जाना पहचाना सोलो डांस अंडर द मूनलाइट नहीं था, बल्कि एक और गाना था जो उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसके स्पष्ट और उदास स्वर उसके दिल में गहरी भावुकता और कभी न लौटने वाली दृढ़ता के साथ बस गए। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और खिड़की की चौखट, एकाकी चांदनी, अस्पष्ट परछाइयां, राहगीर, अनिच्छुक निगाहें और फीकी पड़ती पीठ देखने लगी। एक दिन सारी उदासी खत्म हो जाएगी, यहाँ तक कि आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, लेकिन दो दिलों और दो जिंदगियों के मिलन की छाप उस पल हमेशा के लिए अंकित हो गई। यह आकाश में तारों की चमक की तरह था, भले ही वह एक पल के लिए ही क्यों न रहा हो, कोई अफसोस नहीं था। संगीत बंद हो गया और कैथरीन, जो उसमें डूबी हुई थी, ने अनजाने में धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जैसे उसकी आंख के कोने से एक आंसू टपक पड़ा हो। उसने आश्चर्य से अपने चेहरे पर पड़े गीलेपन को सहलाया तो पाया कि कमरे में सिर्फ वही बची थी। परिणाम चाहे जो भी हो, क्या मुझे जीवन भर इसका पछतावा नहीं होगा? एक लंबे समय के बाद, अरे यार, इसने तो गाने का शीर्षक भी नहीं बताया। शायद संगीत के कारण ये धीमी आवाज अब नीरस और शांत नहीं रही। खूनी साम्राज्य की लौहमुट्ठी संपत्ति। एडमंड खून से लथपथ था और जंगल में लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। आयरन फिस्ट सिटी का किला टूट गया और उसके हाथ में बची आखिरी ताकत भी चली गई। अभी आधे घंटे पहले ही, जब उसकी सुरक्षा में तैनात उसके विशिष्ट सुरक्षाकर्मियों की मृत्यु हो गई, तो वह बिना किसी सहारे के एकाकी व्यक्ति बन गया था। ये सुनिश्चित करने के बाद कि पीछे कोई पीछा करने वाला सैनिक नहीं है, एडमंड हाँफता हुआ एक पेड़ के सहारे टिका, हाथ में लंबी तलवार लिए धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। पिछले शहर के पतन का दृश्य उसके मन में उभर आया। उस समय उसकी सेना या तो मर चुकी थी या आत्मसमर्पण कर चुकी थी। ये देखकर कि स्थिति समाप्त हो चुकी है, उसने एलियस और अन्य लोगों द्वारा अपमानित होने से बचने के लिए अपनी दर्जनों पत्नियों और रखैलों को स्वयं मार डाला। जब वह आत्महत्या करने वाला था तो उसे बेहोश कर दिया गया और उसके कुलीन रक्षकों ने उसे बचा लिया। यद्यपि उसकी जान बच गई, लेकिन असफलता का भारी अपमान और आघात खूनी साम्राज्य के इस दूसरे राजकुमार के लिए अस्वीकार्य था। दानव देवता ने एलियस को विजय क्यों प्रदान की? क्यों? मैंने क्या गलती की? जंगल में एक भयंकर चीख गूंज उठी। आप गलत नहीं हैं। एक गहरी और उदासीन आवाज सुनाई दी। इस परिचित आवाज से एडमंड चौंक गया और उसकी चीख अचानक बंद हो गई। पिता। एडमंड के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह लंबा नहीं था, लंबे काले बाल और साधारण चेहरा। उसे किसी भी जगह एक सामान्य राहगीर होना चाहिए था, लेकिन दानव लोक में किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह इस साधारण व्यक्ति को नज़रअंदाज कर सके। इसके बजाय उन्हें इस व्यक्ति का आदर करना था, क्योंकि वह रेजेन था, दानव क्षेत्र का शीर्ष शक्तिशाली रेजेन। मैमोन। पिताजी, आपने प्रशिक्षण कब समाप्त किया? एडमंड ने खड़े होने के लिए संघर्ष किया। अभी अभी मुझे पता चला कि तुम फेल हो गए हो। रायजेन ने उदासीनता से अपने बेटे को देखा। मैं तुमसे बहुत निराश हूं। तुम हमेशा मुझसे निराश रही हो। एडमंड की सांसें तेज हो गईं और उसने बिना किसी संकोच के कहा, मैं तुम्हारा सच्चा ज्येष्ठ पुत्र हूं। जब मैं छोटा था तो एलियस और टेरिस मुझे बड़ा भाई कहते थे। मैं खूनी साम्राज्य का सच्चा राजकुमार था। बाद में मैं दूसरा राजकुमार बना। इस बार मैं बस अपना सब कुछ वापस पाना चाहता हूँ। दुर्भाग्य से मैं गलत था, बहुत गलत। रायजेन की आवाज़ शांत थी। मैंने कहा था कि तुम गलत नहीं हो, एलियस गलत नहीं है, और यहाँ तक कि टेरिस भी गलत नहीं है। बस तुम हार गए। एडमंड पेड़ पर झुक गया और आह भरते हुए बोला, हाँ, मैं हार गया, मैं पूरी तरह हार गया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैं तुमसे निराश हूं क्योंकि तुम असफलता का सामना नहीं कर सकते। पहले भी ऐसा ही होता था और अब भी ऐसा ही है। रायजेन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मेरे बेटे होने के नाते मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं और तुम्हें बाकी जिंदगी बेफिक्र रहने दे सकता हूं। बंदी। एडमंड ने मुठियां भींचते हुए चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव दिखाया। मुझे विजेता को शक्ति और सामर्थ्य के शिखर पर कदम दर कदम पहुंचते देखना है। जब से मैं समझदार हुआ हूं, मुझे सबसे पहली बात जो याद आती है वह है आपकी कही हुई बात, साम्राज्य को हारने वालों की जरूरत नहीं है। रायजेन की पलकें धीरे धीरे बंद हो गईं।
एक पुरानी कहावत है कि हारने वाले हमेशा गलत होते हैं। प्राचीन काल से लेकर आज तक यही होता आया है। हाँ, साम्राज्य को सचमुच किसी हारे हुए व्यक्ति की जरूरत नहीं है। एडमंड बुरी तरह हंसा क्योंकि उसका चेहरा अचानक असामान्य रूप से लाल हो गया, फिर धीरे धीरे काला पड़ गया। इस बदलाव का असली कारण उसकी भीगी हुई मुट्ठी थी जिसमें आत्महत्या के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जहर के क्रिस्टल थे। अगर उसने प्रतिरोध करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह 10 सेकंड में जहर से मर जाता। रेजेन ने धीरे से आह भरी और चुपचाप एडमंड को खून से लथपथ चेहरे के साथ धीरे धीरे गिरते देखा। उसकी आंखों में जो हल्की उदासी छा गई थी वह तुरंत ठंडी गंभीरता में छिप गई और उसने अचानक आसमान की ओर मुक्का मारा। घने बादलों में एक छेद ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कोई अजीब आंख खुल गई हो। थोड़ी देर बाद भारी बारिश होने लगी और एडमंड के शरीर पर लगा खून बारिश में बह गया। बारिश में उस अकेले सम्राट की पीठ धुंधली पड़ गई। अध्याय 732, एक परिवर्तन जो समग्र स्थिति को प्रभावित करेगा। चेन रूई, जो रेड फ्रूट होटल से निकले थे, सड़कों पर भटकते हुए खुद को खोया हुआ महसूस कर रहे थे। उसे न तो आयरन फिस्ट एस्टेट के जंगल में क्या हुआ था, न ही उसे पता था कि वहां एक अकेला राजा बारिश में टहल रहा है। उसे बस एक ही बात समझ आ रही थी, कैथरीन कभी इतनी पास होते हुए भी इतनी दूर नहीं थी। तुम ही एकमात्र आदमी हो जिसके प्रति मेरे मन में भावनाएं हैं। यदि तुम सचमुच डार्क शैडो साम्राज्य पर विजय प्राप्त करके अपनी मूर्खतापूर्ण इच्छा पूरी करना चाहते हो तो भले ही तुम सफल हो जाओ, तुम्हें केवल मेरी लाश ही मिलेगी। क्या ये और दूर तक जाएगा? अकेला साया। चेन रूई को भले ही कोई पछतावा न हो, फिर भी एक हल्की सी उदासी उमड़ पड़ी। वह चौंका और अचानक रुक गया क्योंकि सामने कोई उसका इंतजार कर रहा था। अगर यह उसकी पहली औरत थी जिसे उसने अभी छोड़ा था तो यही वो पहली औरत थी जिससे उसे प्यार हुआ था। दिखने में वो सबसे खूबसूरत नहीं थी और ताकत में भी वो सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन वो अब तक की सबसे ज्यादा प्यार करने वाली औरत थी। एथेना। वह लाल रत्न जैसी आंखों से उसे घूरते हुए उसके पास आए। कई लोगों के सामने उसने बिना किसी दिखावे के धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हालांकि वह डार्क मून की सर्वोच्च शासक और साम्राज्य की सेना की 3 प्रमुख सेनापतियों में से एक थी, फिर भी उसके सामने वह असली सौम्या एथेना थी। वह सदैव स्मरणीय थी। कुछ देर तक उसके साथ धीरे धीरे चलने के बाद एथेना ने पूछा, क्या वह यहाँ है? शीलांग पर्वत पर पहुंचते ही उसने एथेना के सामने क्रिस्टीना के साथ अपने रिश्ते के बारे में कबूल कर लिया। उसकी औरतों में एथेना ही एकमात्र ऐसी थी जो क्रिस्टीना नाम जानती थी। बाकी सभी को बस इतना ही पता है कि एथेना से पहले चेन रूई के पास डार्क शैडो साम्राज्य की एक औरत थी। एन, लगता है आप अच्छे मूड में नहीं हैं। ये वास्तव में बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम दुश्मन हो सकते हैं। माफ करना, मैंने इसाबेला को उसका नाम कहते सुना। यनी कहाँ है? चेन रूई कड़वी मुस्कान के साथ बोली। एक रखेल से निपटने के लिए क्या तुम मुख्य पत्नी को कार्रवाई के लिए उकसाने में संकोच नहीं करते? मत भूलो, तुम भी एक रखेल हो। मुझे ही माफी मांगनी चाहिए एथेना। चलो घर चलते हैं। एथेना ने धीरे से अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया, दूर से आ रही ईर्ष्या, जलन और घृणा भरी निगाहों को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए। एन, घर जाओ। स्नेही पुरुष ने अपनी प्रेमिका की कमर पकड़ ली और दोनों आलिंगन करती परछाइयां एक साथ मिलकर आगे बढ़ने लगीं। कुछ दिनों के बाद डार्क शैडो एम्पायर महल का साइड हॉल। लिलिज ने खिड़की की चौखट पर खड़ी महारानी कैथरीन को दूर देखती हुई कुछ शंकाओं के साथ देखा। महारानी की विश्वासपात्र होने के नाते वह महसूस कर सकती थी कि महारानी में हाल ही में, खासकर कुछ दिन पहले एक गुप्त यात्रा से लौटने के बाद कुछ बदलाव आए हैं। अचानक उसने दूर की ओर और भी ज्यादा देखा। लिलिज, जिसने कई वर्षों तक सेवा की थी, की स्मृति में महारानी कैथरीन आदतन तभी दूर देखती थी जब उनके मन में कोई अनसुलझा मसला होता था। लिलिज, क्या आपको लगता है कि एक महिला अपने जीवनकाल में? कैथरीन ने विचारमग्न होकर पूछा, फिर वह जाग गई और आगे नहीं बोली। महाराज, लिलिज ने आश्चर्य से कहा, क्या आप ठीक हैं? कैथरीन ने सिर हिलाया। वह एक पल चुप रही और फिर बोली, तुम और टैरदिला हमेशा से ही वो लोग रहे हो जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है और जो मेरे वफादार हैं। हालांकि मेरी लापरवाही और स्वार्थ की वजह से तुम्हारा रिश्ता इतने सालों तक खींचता रहा। मुझे माफ करना। आज से मैं तुम्हें 2 साल की छुट्टी दूंगी ताकि तुम दोनों मिलकर जिंदगी का भरपूर आनंद उठा सको। हो सकता है तुम इस मौके का फायदा उठाकर एक अच्छे वंश को जन्म दो। लिलिज शर्मा गई। महाराज, मना मत करो, बस इसे मेरे मातहतों का दिल जीतने का एक जरिया समझो। टैरदिला एक अच्छा लड़का है, एक दूसरे का ख्याल रखो। मेरे साथ होने से वह तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा, या यूं कहूं, तुम उसे ज्यादा मत धमकाओ। धन्यवाद महाराज। लिलिज ने अपने होंठ काटे और कहा, ये कृपया मुझे अशिष्टता के लिए क्षमा करें। इन दिनों महाराज का व्यवहार सामान्य से थोड़ा अलग है। क्या मैं पूछ सकती हूँ? बेतरतीब ढंग से अनुमान मत लगाओ। कैथरीन सीढ़ियों से नीचे उतरी। अब खूनी साम्राज्य का आंतरिक कलह समाप्त हो गया है।
हालांकि महान राजकुमार अलियस ने द्वितीय राजकुमार एडमंड को हरा दिया है, उसकी प्रतिष्ठा रायजेन से बहुत दूर है और उसे साम्राज्य की आंतरिक स्थिति को स्थिर करने के लिए समय चाहिए। फॉलन एंजल साम्राज्य भी विकास पर कड़ी मेहनत कर रहा है, जब तक रायजेन अपना प्रशिक्षण समाप्त नहीं कर लेता, वरना कुल मिलाकर इन कुछ वर्षों में दानव क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव नहीं होना चाहिए। तुम 2 साल तक आराम करो, यही मेरा आदेश है। सबसे ज्यादा आराम मुझे नहीं, बल्कि महाराज को करना चाहिए। लिलिस की आंखें अचानक लाल हो गईं। इतने सालों से महाराज अकेले ही इस साम्राज्य का साथ दे रहे हैं ताकि साम्राज्य के लोगों को सबसे मुश्किल दौर से गुजरते हुए कदम दर कदम समृद्धि और स्थिरता की ओर ले जा सकें। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि महाराज ने इस साम्राज्य के लिए कितना त्याग किया है। अगर महाराज को वाकई कोई ऐसा मिल जाए जो इसके लायक हो। लिलिस, कैथरीन की आवाज़ में अचानक महारानी जैसी चमक आ गई, तुमने नियम तोड़ दिए। अब मेरे आदेश का पालन करो और सारा काम शीलू को सौंप दो। लिलिस ने अब और कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की और झुककर पीछे हट गई। जब वह बगल वाले हॉल के दरवाजे तक पहुंची तो उसे अपने मातहतों से खुफिया जानकारी मिली। लिलिस ने उसे खोला और उसकी आंखों में एक चौंका देने वाला भाव उभर आया। वह तुरंत बगल वाले हॉल में लौट गई। महाराज, ऐसा नहीं है कि मैं अवज्ञा कर रहा हूं, लेकिन इस बार मेरी छुट्टियां सचमुच स्थगित करनी होंगी। गिरे हुए देवदूत साम्राज्य का मुख्य हॉल। एक दिन में सामने आने वाली कई आपातकालीन सूचनाओं को देखते हुए शिया की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। खूनी साम्राज्य के लॉर्ड रेजेन ने प्रशिक्षण समाप्त कर दिया और इस आंतरिक कलह की घटना को द्वितीय राजकुमार एडमंड का विद्रोह घोषित कर दिया। उन्होंने विद्रोह को दबाने वाले महान राजकुमार एलियस और युवा राजकुमार टेरेस की सराहना की। पीछे हटती एडमंड की सेना ने अचानक दिशा बदली, ब्लडी एम्पायर के प्रथम जनरल गुस्ताव के नेतृत्व वाली विशिष्ट सेना में शामिल हो गई और दक्षिण में आयरन फिस्ट एस्टेट में फिर से संगठित हो गई। ब्लडी एम्पायर ने दक्षिण में रणनीतिक आपूर्ति पूरी तरह से जुटा ली और वॉलॉक किले के जनरल जॉर्ज ने रक्षा के लिए तत्काल सशस्त्र बलों को जुटा लिया। खूनी साम्राज्य ने पश्चिमी रक्षा पंक्ति को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। डार्क शैडो साम्राज्य के जेरगल किले के साथ मार्ग को बंद कर दिया और डार्क शैडो साम्राज्य के लिए एक दूत भेजा। शिया ने उसी गंभीर भाव से मंत्रियों की ओर देखा और बोली, सभी, मुझे आपकी राय सुनने की जरूरत है। वामपंथी प्रधानमंत्री ओलिवर ने कहा, जाहिर है रायजेन की सेना की तैनाती हमारे खिलाफ थी। अगर यह धोखा न होता तो जनरल जॉर्ज के साथ भी वॉलॉक किला खूनी साम्राज्य की सेना को नहीं रोक पाता। हालांकि मैं इस बात से हैरान हूं कि खूनी साम्राज्य ने अभी अभी आंतरिक कलह समाप्त की है और उसकी ऊर्जा अभी तक बहाल नहीं हुई है। वह अचानक हमारे साम्राज्य पर बेतहाशा हमला कैसे कर सकता है? बेशक, किसी भी स्थिति में हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और तुरंत अपनी सेना उत्तर की ओर बढ़ा देनी चाहिए। कम से कम हमें पूरी ताकत से लड़ने का जोश तो दिखाना चाहिए। सही प्रधानमंत्री, स्टिलर सहमत हुए, मुझे भी यह अजीब लगता है। खूनी साम्राज्य का आंतरिक कलह अभी अभी शांत हुआ है। इस समय रायजेन के लिए अपनी पूरी ताकत से हमसे लड़ना असंभव है। अगर मैं सही अनुमान लगाऊं तो असली मकसद उस जमाने के डार्क शैडो साम्राज्य के तौर तरीकों का अनुसरण करते हुए हमसे सहयोग की शर्तें मांगना है, जैसे जादुई टेलीविज़न और सुगंधित बाजरे की शराब जैसी नई चीज़ों की तकनीक की मांग करना। लेकिन मौजूदा साम्राज्य वह साम्राज्य नहीं है जब ऑब्सीडियन का विद्रोह अभी अभी दबा था। इसके अलावा हमने डार्क शैडो साम्राज्य के साथ गठबंधन भी कर लिया है। मुझे लगता है कि खूनी साम्राज्य से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रायजेन को कम मत आंको, राजपरिवार के महत्वपूर्ण मंत्री सारंडी ने सिर हिलाते हुए कहा, डार्क शैडो साम्राज्य के साथ हमारा जो समझौता हुआ है वह सिर्फ एक आर्थिक गठबंधन है, सैन्य नहीं। एक बार युद्ध छिड़ जाए तो डार्क शैडो साम्राज्य उससे लाभ उठाने के अवसर की प्रतीक्षा में जरूर खड़ा रहेगा, इसलिए हम केवल अपने आप पर ही भरोसा कर सकते हैं। हालांकि साम्राज्य का आर्थिक विकास तेजी से हो रहा है और सैन्य शक्ति भी लगातार बढ़ रही है, फिर भी हमारी व्यापक युद्ध शक्ति तीनों साम्राज्यों में सबसे कम है। 300 साल पहले मैं मध्यरात्रि सूर्य के स्वामी का अनुसरण करके मनुष्यों के विरुद्ध लड़ने के लिए राक्षसों की संयुक्त सेना में शामिल हो गया था। उस समय रायजेन वहां था। वह सेना का उपयोग करने में कुशल था। मुझे एक अशुभ पूर्वाभास हो रहा है। मुझे डर है कि इस बार कोई धोखा नहीं है। क्या तुम्हें ये तथाकथित पूर्वाभास हास्यास्पद नहीं लगता? बड़े परिवार के लोंटर्स ने व्यंग्य किया, तुम कैसे साबित करोगे कि रायजेन ऐसा करेगा? मुझे यकीन है कि रायजेन हमारे कौशल और संसाधनों का लालच कर रहा है। खूनी साम्राज्य की हरकतें सिर्फ दबाव बनाने के लिए हैं। हमारे साम्राज्य में भेजा गया दूत रास्ते में ही होना चाहिए। लंटर्स के बोलने से पहले ही एक गार्ड ने आकर बताया, राइजेन द ग्रेट ने हमारे साम्राज्य में एक दूत भेजा है और जनरल जॉर्ज की अनुमति से वॉलॉक किले से होकर गुजरा है। ये समाचार सुनते ही लंटर्स के चेहरे पर तुरंत आत्मविश्वास का भाव आ गया, जबकि सारंडी ने बिना कुछ कहे चिंताग्रस्त भाव से भौहें चढ़ा लीं। इस समय डार्क शैडो एम्पायर पैलेस के मुख्य हॉल में भी गहन बहस चल रही थी।
सिंहासन पर बैठी कैथरीन, जो चुपचाप सोच रही थी, ने अंततः धीरे से अपनी आंखें खोलीं। प्रथम जनरल ब्रोक को आदेश दें कि वे जेरगल किले की सुरक्षा को पूरी तरह से मजबूत करें। द्वितीय जनरल वेलिन को आदेश दें कि वे शार्पविंड लीजन का नेतृत्व करते हुए दक्षिण पूर्व में सेग एस्टेट में सैन्य अभ्यास के लिए तैनात हों। फिलहाल टाउन लिया के पास न जाएं। ब्लडी वाइन फ्लावर एस्टेट के लॉर्ड और तृतीय जनरल क्रॉफर्ड को आदेश दें कि वे इस एस्टेट और लीजन में सभी विशिष्ट सैनिकों को इकट्ठा करें और किसी भी समय तैयार रहें। सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। जेरगल किले की सुरक्षा को मजबूत करने की बात तो दूर, सेग एस्टेट में तैनात शार्पविंड लीजन के अभ्यास और क्रॉफर्ड द्वारा कुलीनों का जमावड़ा साफ तौर पर फॉलन एंजल साम्राज्य के लिए ही थे। इस दृष्टिकोण से कैथरीन द ग्रेट का निर्णय, मुझे अंदाजा है कि रायजेन जरूर कोई कदम उठाएगा और पूरी ताकत झोंक देगा। घूंघट के पीछे कैथरीन की काली आंखें समझदारी से चमक उठी, क्योंकि वो रायजेन है। मैमन। डार्क शैडो साम्राज्य के अधिकारियों को यही शब्द पूर्वाभास हास्यास्पद नहीं लगा, क्योंकि वह कैथरीन थी। अस्मोज, दानव साम्राज्य की सर्वोच्च ऋषि। इसी पूर्वाभास ने एक बार पूरे साम्राज्य को बचाया था। महल की बैठक समाप्त होने के बाद अधिकारी वापस चले गए। कैथरीन का आदेश शीघ्रता से संप्रेषित किया गया और उसका पालन किया गया। कैथरीन सिंहासन पर पीछे की ओर झुक गई तथा उसकी दृष्टि पूर्व की ओर मुड़ गई, जो दूर और गहन हो गई। रायजेन, क्या तुमने भी फॉलन एंजल एम्पायर के खतरे पर ध्यान दिया है? तुम इस खतरे को बढ़ने से पहले ही खत्म करना चाहते हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुम अब भी उतने ही जिद्दी और दृढ़ हो, लेकिन कभी कभी सीधा होना ही सबसे कारगर तरीका होता है। अगर मैं उस समय ज्यादा दृढ़ निश्चयी होता तो शायद फॉलन एंजल साम्राज्य अब मेरे हाथ में होता। आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्सुक, दूसरे शब्दों में आपकी ताकत पहले से ही है। किसी भी मामले में यह समय डार्क शैडो साम्राज्य के लिए एक दुर्लभ अवसर है। दानव क्षेत्र की समग्र स्थिति फिर से बदलने वाली है। कैथरीन धीरे से खड़ी हुई, अपने हाथ में किसी चीज को हल्के से छूते हुए बोली, क्या तुम मेरे पास आओगे? जाहिर है, इस वाक्य में आप पिछले रायजेन नहीं थे। सफ़ेद जैद उंगलियां एक अति सुंदर चीज को सहला रही थीं। अध्याय 733 संकट। खूनी साम्राज्य का दूत शीघ्र ही गिरे हुए देवदूत की राजधानी में पहुंच गया। अप्रत्याशित रूप से ये दूत केवल एक शब्द लाया जो कि महान रायजेन का मूल कथन था, आत्मसमर्पण करो। ये भूमि या मुआवजे से वंचित करने जैसी अपमानजनक स्थिति नहीं थी, बल्कि साम्राज्य के लिए वास्तविक मृत्यु सूचना थी। ऐसी स्थिति को स्वीकार करना असंभव था, चाहे वह पतित देवदूत साम्राज्य की महारानी हो, मंत्री हो या यहाँ तक कि लोग भी हों। दूत द्वारा रायजेन के मूल शब्दों को दोहराने के बाद उसने दो और वाक्यों की व्याख्या की। खूनी साम्राज्य और फॉलन एंजल साम्राज्य के बीच मूल रूप से एक गठबंधन समझौता था, लेकिन उस पर रायजेन द ग्रेट और रीजेंट ऑब्सीडियन ने हस्ताक्षर किए थे। अब ऑब्सीडियन शासन विद्रोह द्वारा उखाड़ फेंका जा चुका था, इसलिए गठबंधन स्वतः ही अमान्य हो गया। शिया के पास केवल एक ही रास्ता था, आत्मसमर्पण। अगर वह इनकार करती तो फॉलन एंजल साम्राज्य का विनाश हो जाता और लूसीफर शाही परिवार का भी सफाया हो जाता। इस तरह के स्पष्ट उकसावे और धमकी ने फॉलन एंजल साम्राज्य को क्रोधित कर दिया। खास तौर पर रेजेन ने शिया द्वारा ऑब्सीडियन की जगह लेने को एक गैर सरकारी सैन्य विद्रोह बताया। ये शिया को उस साम्राज्य के रूप में मान्यता न देने के समान था जिसे फॉलन एंजल की तलवार ने मान्यता दी थी। अगर इस तरह की बात को भी बर्दाश्त किया जा सकता तो साम्राज्य की गरिमा और एकता खत्म हो जाती, इसलिए शिया ने दूत को सीधे राजधानी से बाहर निकालने में संकोच नहीं किया। दरअसल तथाकथित दूत तो बस एक दृश्य था। हर कोई देख सकता था कि खूनी साम्राज्य के स्वामी का असली मकसद बिल्कुल साफ था, यानी युद्ध। ये सचमुच युद्ध है। पहले तो लंटर्स, जो इस बात पर आश्वस्त लग रहे थे कि रायजेन बस झांसा दे रहा है, अवाक रह गए। ओलिवर, स्टिलर और बाकी लोग भी हैरान थे, लेकिन अब सबसे जरूरी बात समीक्षा करना या शर्मिंदा होना नहीं, बल्कि उस बड़ी परीक्षा का सामना करना था जो सामने आ रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि खूनी साम्राज्य के दूत को फॉलन एंजल कैपिटल से खदेड़ दिए जाने के बाद आयरन फिस्ट एस्टेट में इकट्ठी सेना ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। निशाना जनरल जॉर्ज के नेतृत्व वाला वॉरलॉक किला था जिसने फॉलन एंजल साम्राज्य में सभी के होश उड़ा दिए। गुप्तचर विभाग की विश्वसनीय जानकारी के अनुसार इस बार खूनी साम्राज्य ने आयरन फिस्ट एस्टेट में कम से कम 6 मिलियन सैनिकों का निवेश किया है और वे सभी कुलीन हैं। शिया की बात सुनकर सभी मंत्री स्तब्ध रह गए। वहां शोरगुल मच गया। 60 लाख कुलीन लोग कैसे हो सकते हैं? खूनी साम्राज्य से इतने सारे सैनिक कैसे आ गए? क्या अलियस और एडमंड ने अभी अभी एक आंतरिक कलह को खत्म नहीं किया है? क्या ये खबर सच है? अगर इतनी सैन्य शक्ति है तो वॉरलॉक किला इसे कैसे झेल सकता है? शिया ने आह भरी। यह अफसोस की बात है कि इस खुफिया जानकारी की बार बार पुष्टि हो चुकी है। अलियस और एडमंड ने पहले जो जुटाया था वह सिर्फ खूनी साम्राज्य की ऊपरी सतह की ताकत थी। यही असली तुरुप के पत्ते हैं जिन्हें रायजेन कई सालों से इकट्ठा कर रहा है।
हालांकि मिडनाइट सन के पतन के बाद कैथरीन की मध्यस्थता में रायजेन 3 साम्राज्यों के गठबंधन समझौते में शामिल हो गया। उसने पिछले कुछ वर्षों में सैन्य विस्तार को कभी नहीं रोका, चाहे वह सतह पर हो या अंधेरे में। डार्क शैडो साम्राज्य का भी यही हाल होना चाहिए। साम्राज्य जब और मजबूत होगा तभी वह सही मायने में सुरक्षित हो सकता है। यह अफसोस की बात है कि फॉलन एंजल साम्राज्य ने वर्षों से आंतरिक कलह को कभी नहीं रोका। अन्य 2 साम्राज्यों की तुलना में इसने बहुत कम किया था। हालांकि यह संभवतः साम्राज्यों के गुप्त साधनों और रक्तपात जैसी बाहरी शक्तियों के आक्रमण के कारण भी था। ओब्सीडियन की प्रतिभाएं वास्तव में औसत दर्जे की थीं। चाहे आर्थिक हो या सैन्य, विकास की गति अन्य 2 साम्राज्यों से बहुत पीछे थी। अपने शासन को मजबूत करने के लिए मूल रूप से सिंहासन संभालने वाले रीजेंट ने अपनी अधिकांश ऊर्जा का उपयोग असंतुष्टों और आंतरिक कलह को दबाने में अन्यायपूर्ण तरीके से किया। विशेष रूप से डार्क मून की विजय के दौरान पूरे साम्राज्य की शक्ति बहुत कम हो गई थी और अधिकांश कुलीन वर्ग हार गए थे। अन्य आगे बढ़ रहे थे लेकिन वे पीछे हट रहे थे। यह अब 2-1 जितना सरल नहीं था। अगर डार्क मून का तेज आर्थिक विकास और शिया के सिंहासनारूढ़ होने के बाद सैन्य शक्ति में क्रमिक वृद्धि न होती तो इस समय खूनी साम्राज्य का विरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। सवाल ये था कि क्या वे इस बार सचमुच इसका प्रतिरोध कर पाएंगे। इस बार पिछली बार से बिल्कुल अलग, जब डार्क शैडो एम्पायर ने उन पर दबाव डाला था। रायजेन ने सचमुच सेना भेज दी थी। ऐसा लग रहा था कि खूनी साम्राज्य का स्वामी बरसों से छिपे अपने नुकीले दांतों को उजागर करने पर आमादा था। ये युद्ध अवश्यंभावी है। अब हमें दुश्मन की संख्या और ताकत पर सवाल उठाने की नहीं, बल्कि दुश्मन का सामना कैसे करना है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरांडी बोली, अगर खूनी साम्राज्य सचमुच इस लड़ाई में पूरी ताकत लगा रहा है तो रायजेन में निश्चित रूप से 60 लाख से ज्यादा कुलीन लोग हैं और साथ ही अनगिनत उच्च स्तरीय शक्तिशाली लोग भी हैं। रायजेन के बारे में क्या? ओलिवर ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सब थोड़ा डर गए। क्या दानव क्षेत्र का सर्वोच्च शक्ति संपन्न व्यक्ति स्वयं सेना का नेतृत्व करेगा? शिया बोली, मौजूदा खुफिया जानकारी से पता चलता है कि रायजेन राजधानी में है और फिलहाल सेना का व्यक्तिगत नेतृत्व करने की उसकी कोई इच्छा नहीं है। विश्लेषण के अनुसार उसे डार्क शैडो एम्पायर से बचाव करना चाहिए। डार्क शैडो एम्पायर की बात करें तो एक और बुरी खबर है। कैथरीन ने सैन्य अभ्यास के बहाने ब्लडी वाइन फ्लावर एस्टेट और सेग एस्टेट में कई सैनिकों को जमा कर लिया है। निशाना टेकुला किला, रेड स्पिरिट एस्टेट या डार्क मून एस्टेट हो सकता है। इस बार बहुत संभव है कि हमें 2 मोर्चों पर युद्ध का सामना करना पड़े। लगातार आ रही बुरी खबरों ने कई लोगों को दहशत में डाल दिया। दरअसल साम्राज्य और साम्राज्य के बीच का रिश्ता शुरू से ही ऐसा ही था। तथाकथित दोस्ती सिर्फ हितों पर आधारित होती थी। एक बार जब ये हितों से ऊपर उठ जाती है तो दोस्ती का मुखौटा कभी भी फट सकता है। यदि डार्क शैडो साम्राज्य कमजोर स्थिति में होता तो फॉलन एंजल साम्राज्य भी मौका मिलने पर हमला करने में संकोच नहीं करता, बशर्ते उसे पर्याप्त लाभ मिल सके। तो वर्तमान स्थिति ये थी कि फॉलन एंजल साम्राज्य को न केवल खूनी साम्राज्य का सीधा सामना करना था, जिसे हराना लगभग असंभव था, बल्कि उन्हें पीछे से सहयोगियों द्वारा भोंके गए चाकू से भी निपटना था। ये युद्ध शुरू होने से पहले ही असफल हो गया था। शायद यह एक ऐसा युद्ध था जो दानव साम्राज्य की संरचना को बदल देगा। यह अज्ञात था कि शक्तिशाली खूनी साम्राज्य या कमजोर डार्क शैडो साम्राज्य अंतिम विजेता होगा, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि चाहे कोई भी जीते या हारे, फॉलन एंजल साम्राज्य सबसे पहले नष्ट हो जाएगा। द्वितीय जनरल गैरेंट ने टेकुला किले की सुरक्षा पूरी तरह से सक्रिय कर दी है और रेड स्पिरिट के लॉर्ड जोश और डार्क मून के लॉर्ड एथेना भी सक्रिय रूप से सुरक्षा तैनात कर रहे हैं। हालांकि इस तरह व्हाइट फेदर एस्टेट को आवंटित की जा सकने वाली सेनाएं बहुत कम हो गई हैं। शिया अभी भी बहुत शांत लग रही थी। एक साम्राज्य की योग्य शासक होने के नाते उसे संकट के समय भी घबराना नहीं चाहिए। कम से कम ऊपरी तौर पर तो उसे घबराना नहीं चाहिए, वरना अनुयायी सचमुच अराजक हो जाएंगे। स्थिति हमारे लिए बेहद प्रतिकूल है। हम सामने वाले दुश्मन का तो विरोध कर ही नहीं पाएंगे, पीठ पीछे वाले दुश्मन का तो कहना ही क्या। फिलहाल पूरी ताकत लगाकर मरने मारने के अलावा खूनी साम्राज्य के खिलाफ लड़ने के लिए डार्क शैडो साम्राज्य के साथ एकजुट होना ही एकमात्र रास्ता है। यह विलय का सबसे अच्छा अवसर है। डार्क शैडो साम्राज्य की महारानी, जो दानव क्षेत्र की सर्वोच्च ऋषि हैं, क्यों सहमत होंगी? सही प्रधानमंत्री स्टिलर ने सिर हिलाया। इसके अलावा महान रायजेन ने भी पहले ही एक दूत भेज दिया है। ये हमारे साम्राज्य के विभाजन पर चर्चा करने के लिए ही होगा। किसी भी हालत में यही उम्मीद है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। जरूरत के चलते राजकुमार कंसोर्ट अगुइल पहले ही डार्क शैडो एम्पायर की ओर बढ़ चुके हैं। शिया अपनी आंखों में दृढ़ भाव लिए सिंहासन से उठ खड़ी हुई। फॉलन एंजल की तलवार की महिमा हमें अंत तक ले जाएगी। मैं युद्ध की निगरानी के लिए वॉलॉक किले में जाऊंगी। शिया लूसीफर साम्राज्य के साथ जीने और मरने की कसम खाता है। वॉलॉक किला आसमान बादलों से घिरा हुआ था।
जनरल जॉर्ज को खबर मिली थी कि शाही परिवार के शिखर चरण दानव अधिपति डिस्जारो के नेतृत्व में सुदृढ़ीकरण और रसद आपूर्ति किले में पहुंच गई थी, लेकिन उनकी भौहें बिल्कुल भी राहत नहीं थीं क्योंकि गिरे हुए देवदूत साम्राज्य के पहले जनरल के रूप में उन्हें अभूतपूर्व रूप से गंभीर परीक्षण का सामना करना पड़ा था। एक गर्म हाथ आगे बढ़ा और उसकी हथेली को उसकी पीठ के पीछे थाम लिया। आंखें बंद होने के बावजूद जॉर्ज पहचान गया कि यह किसका हाथ है। ग्लोरिया, खूनी साम्राज्य सेना की स्थिति कैसी है? दुश्मन इस समय टाउन निम्बस के सामने डेरा डाले हुए हैं और इकट्ठा हो रहे हैं। आज दोपहर पहुंचे प्रथम जनरल गुस्ताव के नेतृत्व वाली खूनी लाल सेना को मिलाकर दुश्मन सैनिकों की संख्या 20 लाख से ज्यादा हो गई है। हालांकि उन्होंने अब तक हमला नहीं किया है, फिर भी उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। टाउन निम्बस के सभी निवासियों को निकाल लिया गया है और सभी जादुई छिपे हुए खंभों को सक्रिय कर दिया गया है। वॉलॉक किले की गैरिसन सेना 5 लाख है, राजधानी की अतिरिक्त सेना 3 लाख है और व्हाइट फैदर एस्टेट की सेना 11 लाख है। हालांकि संख्या लगभग समान प्रतीत होती है, लेकिन खूनी साम्राज्य की सेना सभी सक्षम कुलीन हैं। वॉलॉक किले की गैरिसन सेना को छोड़कर राजधानी की अतिरिक्त सेना या व्हाइट फैदर एस्टेट की सेना बहुत कमज़ोर है। अगर हम सीधे तौर पर लड़ेंगे तो निस्संदेह हम हार जाएंगे। इसके अलावा ये केवल दुश्मन की सेना का अग्रिम मोर्चा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रायजेन इतना दृढ़ और चौतरफा हमला करेगा। ये लड़ाई शायद मेरे जीवन की आखिरी लड़ाई होगी। आप मुझे जाने के लिए कहने जैसी बेतुकी बातें मत कहो, मैडम रेड ड्रैगन ने व्यंग्य किया, लेकिन उनकी लाल पुतलियां एक ऐसी कोमलता से भरी थीं जो सामान्य ठंडेपन से बिल्कुल अलग थी। याद है वो शब्द, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे। जॉर्ज कुछ देर चुप रहा और कुछ नहीं बोला। उसने बस अपना हाथ अपनी हथेली में कसकर भींच लिया। चेन रूई द्वारा भेजे गए नया युद्ध और उपकरण बैचों में इकट्ठे करके जगह पर स्थापित कर दिए गए हैं। वॉलॉक किले की रक्षा शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर रायजेन खुद भी आ जाए तो भी वह कुछ समय तक किले को भेद नहीं पाएगा। मैडम रेड ड्रैगन ने धीरे से अपने पति की पीठ पर हाथ रखा। जहां तक एथेना की बात है, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है और उसे एक ऐसा आदमी मिल गया है जो उसकी रक्षा कर सकता है। अगर उसे कोई खतरा भी आता है तो चेन रूई उसके साथ है, और उन ड्रैगन के अलावा चाहे कितनी भी बुरी स्थिति क्यों न हो वह बचकर निकल सकती है। जॉर्ज ने सिर हिलाया। डार्क शैडो एम्पायर खूनी एम्पायर से अलग है, लेकिन इसे कम करके भी नहीं आंका जाना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी और मैं क्रमशः दानव क्षेत्र के सर्वोच्च शक्ति संपन्न और दानव क्षेत्र के सर्वोच्च ऋषि का सामना करेंगे। हालांकि डार्क मून की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही। उसके पास अभी भी वालन किला है जो एक लाभप्रद भूमि पर स्थित है, इसलिए डार्क शैडो एम्पायर को डार्क मून को हमले के पहले बिंदु के रूप में नहीं चुनना चाहिए। बहुत संभव है कि उनका प्राथमिक लक्ष्य अपेक्षाकृत कमजोर रेड स्पिरिट एस्टेट होगा। अगर हम खूनी साम्राज्य सेना के हमले का प्रभावी ढंग से सामना कर सकें तो एथेना पर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दोनों ही तरह से दबाव अपेक्षाकृत कम होगा। जनरल जॉर्ज के दाहिने हाथ फ्रांसिस ने जल्दी से सूचना दी। खूनी साम्राज्य की सेना शिविर से बाहर निकलने लगी और आगे बढ़ने लगी। अच्छा समय है, पूरी सेना को युद्ध की तैयारी का आदेश दो। खूनी साम्राज्य के तथाकथित कुलीनों को ये देखने दो कि वॉलॉक किला कितना मजबूत और अविनाशी है। साम्राज्य के लिए, महामहिम महारानी के लिए। जॉर्ज ने गहरी सांस ली और चारों ओर एक प्रबल युद्ध भावना फूट पड़ी और उसकी शक्ति से भरी आवाज दूर दूर तक फैल गई। दाहिने हाथ वाली मैडम रेड ड्रैगन से लेकर किले के चारों ओर खड़े सैनिकों तक सब में एक प्रबल युद्ध भावना फूट पड़ी। दूर से काले बादलों को देखते हुए प्रथम जनरल ने अपने मन में एक वाक्य जोड़ा, तुम्हारे लिए भी, मेरी सबसे प्यारी बेटी। अध्याय 734 आर पार देखना। जैसा कि शिया ने कहा, अगुइले के नेतृत्व में फॉलन एंजल साम्राज्य की दूत टीम टाउन लिया की सीमा से सेग एस्टेट को पार कर डार्क शैडो साम्राज्य में पहुंच गई थी। रास्ते में चेन रूई ने डार्क शैडो साम्राज्य की आपातकालीन स्थिति देखी। हालांकि उसने जो देखा वह तो बस एक झलक थी, लेकिन वह समझ गया कि इस बार कैथरीन बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। खुद को उसकी जगह रखकर सोचने पर अब सचमुच फॉलन एंजल साम्राज्य पर कब्जा करने का एक अनोखा मौका था। एक शासक होने के नाते कैथरीन के लिए ऐसा फैसला लेना वाजिब था। बस इतना था कि इस बार उसके मिशन की कठिनाई बहुत बढ़ जाएगी। क्रिस्टीना अभी भी कुछ बातों से हिल सकती थी, लेकिन कैथरीन अस्मोडियस अपनी निजी भावनाओं के लिए साम्राज्य के बुनियादी हितों को कभी नहीं हिलाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि चेन रूई को डार्क शैडो साम्राज्य में पहली बार पहुंचते ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैथरीन ने दूत को रॉयल होटल में देर तक रुकने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए। उनका कुछ दिनों तक उससे मिलने का कोई इरादा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि ये देरी अभी भी अनिश्चित काल तक जारी रहेगी। भले ही उसके पास वाक्पटुता या अविश्वसनीय कौशल हो, फिर भी यह बेकार था अगर वह उससे मिलना ही नहीं चाहती थी।
चेन रुई ने सेलिन को ढूंढ निकाला और विभिन्न माध्यमों से उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह भी असफल रहा। ऐसा लग रहा था कि कैथरीन फॉलन एंजल साम्राज्य के दूत को कोई मौका देने की योजना नहीं बना रही थी। इससे वह चिंतित हो गया, क्योंकि यहाँ एक दिन की देरी का मतलब था कि वॉरलॉक किले और पूरे फॉलन एंजल साम्राज्य के लिए खतरा और भी बढ़ गया था। चेन रुई ने दिमाग पर जोर डाला और अचानक उसे एक जादुई बिल्ला याद आया। यह बिल्ला उसे उस जमाने में आइसिस ने दिया था। कहा जाता था कि यह असमोस शाही परिवार का एक खास प्रतीक था। अगर डार्क मून में कोई अप्रत्याशित बदलाव होता तो वह इस बिल्ले का इस्तेमाल करके उसे ढूंढ सकता था। आइसिस कैथरीन के अवतारों में से एक थी जिसने एक बार असग्लोर को आसानी से बंदी बना लिया था, जिसका उस समय चेनरुई मुकाबला नहीं कर पाया था। यद्यपि एग्यूल की पहचान उजागर होने की संभावना थी, लेकिन आपातकालीन स्थिति में वह इसकी ज़्यादा परवाह नहीं कर सकता था। फॉलन एंजल एम्पायर ने अभी अभी भर्ती पूरी की थी और उन्हें सेना में प्रशिक्षित करने का समय नहीं मिला था। युद्ध के मैदान में भेजने की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर उनकी संख्या खूनी साम्राज्य के बराबर भी होती तो भी वे कुलीनों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यह अकल्पनीय था कि एडमंड और एलियस के बीच आंतरिक कलह के बाद खूनी साम्राज्य इन 60 लाख कुलीन सैनिकों को कैसे इकट्ठा कर पाया। प्राचीन कीमिया सभ्यता के महल में केवल एक विशाल क्रिस्टल जानवर और 10 एकत्रित कठपुतलियां थीं। डेलिया के अलावा, जो एकत्रित कठपुतलियों को बमुश्किल नियंत्रित कर पा रही थी, कोई योग्य चालक नहीं था। केवल 500 क्रिस्टल जानवर और 3000 दीपक आत्माएं थीं, लेकिन बहुत कम कुलीन दानव सम्राट तक पहुंच पाए। बाद में बनाई गई दीपक आत्माएं अभी भी चार्जिंग अवस्था में थीं और फिलहाल युद्ध में भाग नहीं ले सकती थीं। ड्रैगन सम्राट ऑगलस को पवित्र ड्रैगन रोड्रिगेज का छद्म देवता ड्रैगन पावर एसेंस मिलने के बाद वह पहले ही बंद प्रशिक्षण के लिए जा चुका था, इसलिए उसे पता नहीं था कि डार्क मून में क्या हुआ था। अगर उसे पता भी होता तो वह अपनी बेटी को इसमें शामिल नहीं होने देता। इसलिए डैनियल और जूलिया ने बहुत पहले ही घोषणा कर दी थी कि वे युद्ध में भाग नहीं लेंगे और वे केवल ओलिफियस की रक्षा करेंगे, जो डार्क मून में रहने पर अड़ा था। जहां तक चेन रुई की बात है, ध्रुव तारा परिवर्तन सच्ची ज्वाला के बंधनों के कारण बंद हो चुका था, इसलिए वह फिलहाल राज्य स्तरीय महाशक्तियों का मुकाबला नहीं कर सकता था। दोहरी प्रशिक्षण कौशल सच्ची ज्वाला के बंधनों की अवशोषण गति को कुछ हद तक बढ़ा सकता था, लेकिन आखिरकार यह एक लंबा कटसीन था। भले ही इसमें पूरे 2 साल न लगे हों, लेकिन इसमें 1 साल से ज़्यादा ज़रूर लगेगा। अगर यह युद्ध 2 साल या 1 साल बाद भी होता तो वे इस तरह के संकट में नहीं पड़ते। अब चेन रुई और उसकी ताकत दोनों ही बहुत कम हो चुके थे, इसलिए डार्क शैडो साम्राज्य के साथ मिलकर काम करना ही फॉलन एंजल साम्राज्य को बचाने का एकमात्र तरीका था। असमोस शाही परिवार का विशेष टोकन निस्संदेह उपयोगी था। जल्द ही चेन रुई को डार्क शैडो साम्राज्य के बाहरी इलाके में एक आंगन में ले जाया गया। वह स्थान एकांत और बहुत शांत था। चाहे क्रिस्टीना हो या आइसिस, मुझे नहीं पता कैथरीन के कितने अवतार हैं। बेशक ये भूमिकाएं बदलने की आदत नहीं है। चेन रुई को इसमें थकान और अकेलापन ज्यादा दिखाई देता था, बिल्कुल उसके सामने खड़ी उस अजीब और जानी पहचानी शख्सियत की तरह। जाति, वासना शाही परिवार, शारीरिक बनावट AS जोड़ जोड़ ताकत, AS जोड़ जोड़ आत्मा, AS जोड़ जोड़ चपलता, AS जोड़ जोड़ विश्लेषण, आत्मा निरस्तीकरण, जादू और आध्यात्मिक क्षति, डिबफ, कठपुतली नियंत्रण और निर्वाण की शक्ति 4। जोखिम स्तर काफी अधिक, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वही है। विश्लेषण में निर्वाण की शक्ति के बाद 4 शब्द निर्वाण के 4 बार होने का संकेत देता है। निर्वाण असमोडियस राजपरिवार की सबसे शक्तिशाली वंश प्रतिभा थी। प्रत्येक निर्वाण योग्यता में गुणात्मक परिवर्तनों के नवीनीकरण के बराबर था, जिससे विभिन्न बाधाओं को आसानी से पार किया जा सकता था। हालांकि निर्वाण का स्तर जितना ऊंचा होता, जोखिम उतना ही अधिक होता। एक भी लापरवाही विनाश का कारण बन सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि असमोडियस राजघराने के इतिहास में केवल एक व्यक्ति ने ही 5 बार निर्वाण प्राप्त किया था। निर्वाण की कुछ 4 प्रतिभाओं ने 5वीं बार जोखिम उठाने का फैसला किया और वे सभी निर्वाण की ज्वाला में भस्म हो गए। ये वास्तव में इस जोखिम के कारण था कि निर्वाण की प्रतिभा को धीरे धीरे असमोज रॉयल परिवार द्वारा नज़रअंदाज कर दिया गया था और इसके बजाय उन्होंने अधिक व्यवहारिक युद्ध कठपुतली पर ध्यान केंद्रित किया। वह अभी भी काला घूंघट पहने हुए थी। आइसिस की नज़र चेन रुई के मुखौटे पर पड़ी और उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारा शाही चिन्ह कहाँ से आया? मैडम आइसिस, कृपया मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ करें। ये बैज मुझे डार्क मून के सर फाइनेंशियल ऑफिसर चेन रुई ने सौंपा था। कृपया मुझे मैडम आइसिस के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करने दें। सर अगुइले, मुझे यह आभार पहले ही मिल चुका है। आइसिस ने सिर हिलाकर स्पष्ट रूप से जाने का आदेश दिया। चेन रुई इस समय बिल्कुल नहीं जाने वाला था। उसने बहरापन दिखाते हुए कहा, मैडम आइसिस, मैं ये टोकन आपको देने के लिए दूर से आया हूँ। क्या आप मुझे 10 मिनट दे सकती हैं? पूरा डार्क शैडो साम्राज्य सर अगुइल के इरादे जानता है।
सर अगुइल महारानी शिया द्वारा नियुक्त राजकुमार हैं। हालांकि आप दोनों का अभी विवाह नहीं हुआ है, फिर भी महारानी शिया का प्रतिनिधित्व करने का पूरा अधिकार आपके पास है। मैं तो महारानी कैथरीन का रक्षक मात्र हूँ। आपको महारानी कैथरीन से मिलना चाहिए। महारानी कैथरीन से मिलने की बात करते हुए उन काली आंखों में जरा भी असामान्य उतार चढ़ाव नहीं था। ऐसा लग रहा था कि महारानी सचमुच शांत हैं। तो मैं इसे वैसे ही लूंगा जैसे मैडम आइसिस ने मुझे इस बार दिया है। चेन रूई ने बेशर्मी से कहा, मौजूदा स्थिति वास्तव में बहुत स्पष्ट है। खूनी साम्राज्य की सेना ने फॉलन एंजल साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा कर दी है और सेना वॉरलॉक किले की ओर बढ़ रही है। एक बार फॉलन एंजल साम्राज्य में सेंध लग गई तो राइजेन द ग्रेट का दुश्मन केवल डार्क शैडो साम्राज्य ही होगा। फॉलन एंजल साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य को एक हित आधारित संबंध कहा जा सकता है। जब हम सहयोग करेंगे तो हमें एक दूसरे से लाभ होगा और जब हम अलग होंगे तो हमें नुकसान होगा। मैडम आइसिस, कृपया महारानी कैथरीन को बताएं, या हो सके तो मैं महारानी को इसके फायदे और नुकसान समझाना चाहूँगा। चूंकि यह इतनी सरल स्थिति है, महारानी कैथरीन सर एगिल के बिना भी योजनाएं बनाएंगी। जहां तक महारानी से मिलने की बात है, मेरा मानना है कि महारानी का वर्तमान रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। सर एगिल एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। चेन रूई एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, महारानी कैथरीन इस मौके का फ़ायदा उठाकर कम से कम कीमत पर फॉलन एंजल साम्राज्य की ताकत को निगलना चाहती हैं। फिर इसका फ़ायदा उठाकर पूरी ताकत से खूनी साम्राज्य को हराना चाहती हैं, जिसने फॉलन एंजल साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद अपनी सेना को खत्म कर दिया था ताकि दानव क्षेत्र को एकजुट किया जा सके। मेरे निजी नज़रिए से यह एक अच्छा सुझाव लगता है। मेरा मानना है कि इसे महारानी की योजना के दायरे में होना चाहिए। चेन रूई ने अपनी बाहें उठाईं। जहां तक नफरत की बात है, गुप्त रूप से साजिश रचने वाले दोस्त हिंसक दुश्मनों से ज़्यादा नफरत भरे होते हैं। क्या डार्क शैडो साम्राज्य को यह डर नहीं है कि अगर वह हार गया तो फॉलन एंजल साम्राज्य सीधे खूनी साम्राज्य में शरण लेगा और फिर खूनी साम्राज्य की ताकत का इस्तेमाल करके डार्क शैडो साम्राज्य को नष्ट कर देगा? मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, लेकिन मैं एक बार डार्क मून में महारानी शिया से मिली थी, जब वह उस समय केवल एक लॉर्ड थीं। मेरी धारणा के अनुसार वह कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगी। क्या आपको नहीं लगता कि यह चाल महारानी कैथरीन की तत्कालीन रणनीति की नकल है? आइसिस ने घूंघट के पीछे से व्यंग्य किया, दुर्भाग्य से शिया कैथरीन नहीं है और राइजेन मिडनाइट सन नहीं है। अगर फॉलन एंजल साम्राज्य सीधे आत्मसमर्पण कर देता है तो मुझे यकीन है कि लूसीफर शाही परिवार का 1% से भी कम हिस्सा बच पाएगा, ठीक वैसे ही जैसे क्रोध साम्राज्य का शामिल शाही परिवार। चेन रूई ने अपनी मुठ्ठियां भींच लीं। तो क्या होगा अगर फॉलन एंजल साम्राज्य ने हर कीमत पर उत्तरी रक्षा पंक्ति को छोड़ दिया और अंत तक डार्क शैडो साम्राज्य से लड़ने की पूरी कोशिश की? इस तरह की हास्यास्पद धमकी के लिए महारानी कैथरीन को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जैसा एक छोटा सा रक्षक आपको जवाब दे सकता है। आइसिस ने शांति से उत्तर दिया, अब फॉलन एंजल साम्राज्य ने अपनी 2/3 सैन्य शक्ति उत्तर दिशा में केंद्रित कर दी है, पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा अगर आपकी सेना रक्षा छोड़कर हमला करने की पहल करती है तो यह मूल रूप से कमियों को दूर करने और मौत को दावत देने के लिए अपनी ताकत का त्याग करने जैसा है। तब डार्क शैडो साम्राज्य की हमारी सेना डार्क मून, रेड स्पिरिट एस्टेट और टेकुला किले पर कब्जा कर सकती है। हम खूनी साम्राज्य की सेना के आने का इंतजार कर सकते हैं जब तक वे खुद को थका नहीं लेते। ये फॉलन एंजल साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए महान राइजेन की कड़ी मेहनत के बराबर है, लेकिन ये डार्क शैडो साम्राज्य के लिए एक योगदान साबित होता है। चेन रूई अवाक रह गया और उसे यह कहने में काफ़ी समय लगा, महारानी क्या सचमुच दानव क्षेत्र को एकजुट करने का यह मौका लेना चाहती हैं? अगर उनकी रणनीति कामयाब भी हो जाए तो विपतित देवदूत साम्राज्य का नाश हो जाएगा और डार्क शैडो साम्राज्य की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी और खूनी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में गतिरोध पैदा हो जाएगा। दानव क्षेत्र, जिसके पास सिर्फ 2 साम्राज्य बचे हैं, तीसरे पक्ष का बफर खोने के बाद एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे। दोनों साम्राज्य एक लंबे युद्ध में फंस जाएंगे, शांति नहीं रहेगी और अनगिनत जाने जाएंगी। आइसिस की आवाज़ ठंडी लग रही थी, ये युद्ध भविष्य में शांति के लिए है। अगर दानव साम्राज्य अंततः एकीकृत हो जाए तो सभी बलिदान सार्थक होंगे। तो फिर एकीकरण में कितने साल लगेंगे? 100 साल, 1000 साल? अगर आखिरकार एकीकरण हो भी गया तो क्या होगा? क्या सच्ची शांति हो सकती है? फिलहाल साम्राज्य से पहले मर चुके कितने शाही परिवार झुकने को तैयार हैं? कितनी ताकतों में रक्तपात जैसी छिपी महत्वाकांक्षाएं हैं? ये सती एकता जो खूनी तरीकों से बदली जाती है और अनगिनत जानें कुर्बान की जाती हैं, कब तक कायम रह सकती है? 100 साल, 1000 साल? चेन रूई की स्मृति में किन के पहले सम्राट ने 6 साम्राज्यों को नष्ट करके उनका एकीकरण किया। परिणामस्वरूप महान किन फिर से बिखर गया। इतिहास के कुछ सबसे शक्तिशाली राजवंश ऐसे ही थे जो समृद्धि, पतन, एकीकरण और विखंडन के बीच बारी बारी से बदलते रहे।
यह इतिहास का स्वाभाविक चक्र था। आइसिस ने इस पर उपहास किया और इसे स्पष्ट नहीं किया। उसने हल्के से कहा, 10 मिनट पूरे हो गए हैं। चेन रुई ने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुमने युद्ध में अनगिनत घरों को तबाह होते देखा है? समृद्ध और खूबसूरत घर कुछ ही पलों में हजारों मील लंबी झुलसी हुई मिट्टी में बदल गए। लोग विस्थापित और बेघर हो गए हैं। क्या तुमने नरसंहार के दौरान अनगिनत नागरिकों को रोते सुना है? युद्ध की मौत की फांसी खून की चीख पुकार को नजरअंदाज करते हुए बेगुनाहों की बेरहमी से जान ले रही है। ये तुम्हारे ही शब्द हैं। क्या तुमने पहले भी इस खूनी और दुखद दृश्य का अनुभव नहीं किया था? तुम्हारी दृढ़ता का क्या हुआ? उन चीज़ों का क्या हुआ जिन्हें तुम बचाना चाहते हो? तुम्हारी तथाकथित धार्मिकता का क्या? आइसिस ने अपने सिर का घूंघट हटा दिया और अपना तेजस्वी चेहरा प्रकट कर दिया। उसकी ठंडी निगाहें चेन रुई के मुखौटे पर टिकी थीं। आखिरकार अब तुम दिखावा नहीं कर रहे महोदय, वित्तीय अधिकारी, या क्या मैं तुम्हें पतित देवदूत साम्राज्य का राजकुमार कहूँ? चेन रुई की आंखें स्थिर हो गईं और उसने आह भरी। उसने अपना मुखौटा उतारा और कहा, तुम्हें ये सब कब समझ आया? अध्याय 735 चुनाव करें। जब चेन रुई का पहली बार आइसिस से सामना हुआ था, तब से ही मुझे शक था। कैथरीन ने उसे चुपचाप देखा। इस शक से लगता है कि तुम में और भी खामियां हैं। पिछली बार जब मैं फॉलन एंजल एम्पायर गई थी तो तुमने एक शक्तिशाली विकल्प का इस्तेमाल किया था जिससे मैं हैरान रह गई थी, लेकिन आज तुम्हें पहली नज़र में ही मुझे तुम्हारी पहचान पूरी तरह से पता चल गई है। मैं सचमुच तुम्हारी नज़रों से छिप नहीं सकता। चेन रुई ने आह भरी और सिर हिलाया। जब कैथरीन फॉलन एंजल एम्पायर आई थी तब वह इंसानों की दुनिया में था और इसाबेला ने जोला को उसका भेष धारण करने का सुझाव दिया था। अगर वह वहां होता तो कैथरीन के आने की खबर मिलते ही वह जरूर वहां जाता। इस तरह उसकी पोल और भी पहले खुल जाती। आखिरकार मुझे समझ आ गया कि तुम मेरी विनती क्यों नहीं मान रही हो, जबकि मैं खुद को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाती। पता चला कि शिया ने पहले ही तुम्हें सौदेबाजी के लिए एक हथियार दे दिया है। कैथरीन की चमकती आंखों में एक एहसास उभर आया। इस तरह पिछली सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। डार्क मून संकट को पलटने से लेकर ऑब्सीडियन को उखाड़ फेंकने तक और फिर फॉलन एंजल साम्राज्य के विकास तक तुम्हारा पूरा नियंत्रण है, जो पूरे फॉलन एंजल साम्राज्य को अपने नियंत्रण में रखने के बराबर है। अगर खूनी साम्राज्य का आक्रमण न होता तो तुम्हारे पास विकास के लिए पर्याप्त समय होता। कुछ ही वर्षों में फॉलन एंजल साम्राज्य की ताकत एक भयानक स्तर तक बढ़ जाएगी। डार्क शैडो साम्राज्य और खूनी साम्राज्य भी इस आपदा से बच नहीं पाएंगे। दानव क्षेत्र पूरी तरह से तुम्हारे नियंत्रण में होगा। मानव नेक इरादे, नेक योजनाएं। मतलब एक इंसान जो दानव लोक को नियंत्रित कर रहा है। चेन रुई ने आंखें चौड़ी की और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मेरे पास बस एक ही जवाब है, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। तुम्हें लगता है कि जिस आदमी को तुमने मूर्ख कहा है उसकी इतनी बड़ी महत्वाकांक्षाएं होंगी। कैथरीन उसकी आंखों में गौर से देखने लगी। जैसे जैसे उसके मन में दृश्य उभरने लगे, उस आदमी का ब्रॉ को साइलेंट नाइट वेटलैंड में बेतहाशा भेजने का दृढ़ संकल्प और क्रिस्टल वैली में उसका दिल जोर से कुचलना, उसकी गहरी निगाहें नरम पड़ गईं। हाँ, तुम सचमुच एक मूर्ख आदमी हो। उसने तुरंत अपनी नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं और इस नाजुक जगह को नज़रअंदाज करने से बचने के लिए ठंडे स्वर में व्यंग्य किया, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ। तुम तो बस एक बदचलन इंसान हो जो औरतों पर मोहित हो जाता है। अब मैं महारानी शिया की प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने बहुत पहले ही तुम्हारी प्रतिभा और स्वभाव को पहचान लिया था। तुम्हें मोहित करने के लिए उन्होंने अपनी खूबसूरती का त्याग करने में जरा भी संकोच नहीं किया। इसी वजह से डार्क मून अपने पतन से उबर पाया, ऑब्सीडियन को लगभग असंभव प्रदर्शन से हराकर सिंहासन वापस पा लिया और फॉलन एंजल साम्राज्य को इस स्तर तक विकसित किया। चीजें वैसी नहीं हैं जैसी तुम सोच रही हो। चेन रुई ने सिर हिलाया। शिया और मेरे बीच शुरू में काफी सामान्य रिश्ता था। जब मैं तुमसे पहली बार साइलेंट नाइट वेटलैंड में मिला था तब भी मैं यही सोच रहा था कि डार्क मून एस्टेट से कैसे बचकर निकलूं। उसके बाद बहुत कुछ हुआ, तभी हम सचमुच एक दूसरे के करीब आए। सच कहूं तो अब तक उसके और मेरे बीच की अंतरंगता हमारे जितनी अच्छी नहीं है। कैथरीन को बेवजह गुस्सा आ गया और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे अच्छी चीज़ वही होती है जो किसी को नहीं मिलती। लगता है शिया मेरी सोच से कहीं ज्यादा समझदार है। चेन रुई ने भौहें चढ़ाईं, आपके दिमाग में तो केवल मूल्य और सौदेबाजी जैसी शब्दावली ही है। एक शासक को ठंडा और निर्दयी रहना चाहिए। इतिहास में भावुक शासक साम्राज्य को केवल पतन और विनाश की ओर ले जाएगा। मैं साम्राज्य की आशा अपने कंधों पर ढोती हूँ, इसलिए मैं कभी भी व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित नहीं होंगी। जिस क्षण मैंने अपने भाई बहनों को मारा, मैंने शपथ ली है कि मैं इस साम्राज्य के लिए सब कुछ करूंगी, चाहे मेरे हाथ खून से सने हों। चाहे कैथरीन ने अपनी बात पूरी नहीं की। धीरे धीरे ठंडी होती आंखों ने अर्थ बता दिया था। भले ही उसके मन में चेन रुई के लिए भावनाएं हों, वह इस वजह से अपना मन कभी नहीं बदलेगी।
चेन रूई ने कैथरीन की आंखों में ठंडक को सीधे देखा। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि यह तुम्हारी असली पहचान है? मैं हमेशा से यही रहा हूँ। अब तुम्हें मुझे मनाने में अपना समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूँगा। आज मैं तुम्हें खुलकर और ईमानदारी से समझाऊंगा। कैथरीन का स्वभाव बदल गया और उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। तुम्हें ये बात साफ समझनी चाहिए कि फॉलन एंजल साम्राज्य की हार तय है, लेकिन रायज़ेन के लिए फॉलन एंजल साम्राज्य को जीतना आसान नहीं है। साथ ही मेरे गुप्त उपायों से कम आधे सैनिक मारे जाएंगे। जब तक मैं डार्क मून और रेड स्पिरिट एस्टेट को नष्ट करती रहूंगी, मैं दुश्मन के थकने का इंतजार करूंगी और रणनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर मजबूत रक्षा पंक्ति स्थापित करूंगी। 10 सालों के अंदर ब्लडी एम्पायर के पास डार्क शैडो एम्पायर से निपटने के लिए कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं बचेगी। अगर तुम मदद करो तो मुझे यकीन है कि यह साम्राज्य 10 सालों में ब्लडी एम्पायर को हरा देगा। अगर रायज़ेन अभी भी वहां है तो भी ब्लडी एम्पायर मेरा विरोधी नहीं होगा। तुम डार्क शैडो एम्पायर में शामिल होकर फॉलन एंजल एम्पायर को नष्ट करने में मेरी मदद करो, फिर ब्लडी एम्पायर को नष्ट करके दानव क्षेत्र के इतिहास में पहला एकीकृत साम्राज्य स्थापित करो। चेन रूई की भौहें थोड़ी सी उठीं और कैथरीन ने आगे कहा, तुम ही एकमात्र ऐसे पुरुष हो जो मुझे पसंद हैं। मैं सिंहासन के अलावा तुम्हारी सभी ज़रूरतें पूरी कर सकती हूँ। एक बार जब फॉलन एंजल साम्राज्य नष्ट हो जाएगा तो शिया के स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से शर्मिंदगी से नहीं जी पाएगी। अगर वह मरती भी नहीं है तो भी रायज़ेन और मैं उसे जीने नहीं दे सकते। मैं उसके अलावा बाकी सभी महिलाओं को बर्दाश्त कर सकती हूँ। यही मेरी अंतिम शर्त है और यही आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें देती हूँ। हम समझदार लोग हैं, इसलिए समय और देरी बर्बाद मत करो। मैं तुरंत आपका जवाब सुनना चाहता हूँ। इस तरह की शर्त को अब उदारता नहीं कहा जा सकता था। बस यही शर्त कि दानव लोक की सर्वोच्च सुंदरी महारानी अन्य स्त्रियों को भी स्थान देंगी अकल्पनीय थी। दानव लोक में बहुत कम पुरुष इसे अस्वीकार कर सकते थे। चेन रूई एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये 2 विकल्पों वाला प्रश्न था। हालांकि यह उत्तर उन विकल्पों में से एक था जो अप्रत्याशित नहीं था। कैथरीन के मन में अचानक अकथनीय आक्रोश उमड़ पड़ा और वह लगभग अपनी सामान्य शांति खो बैठी। क्या शिया इतनी महत्वपूर्ण है? इस स्थिति में अगर तुम अपनी राह पर चलने पर अड़े रहे तो उसके साथ मरना ही ठीक रहेगा। मुझे शासक की शक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, बस एक बात पता है। अगर एक दिन दुनिया की हर चीज़ उस औरत के खिलाफ खड़ी हो जाए जिससे मैं प्यार करता हूं, तब भी मैं उसके साथ रहूंगा। समझ गई? कैथरीन ने गहरी सांस ली, उसकी काली आंखें स्थिर हो गईं और उसमें से एक हल्की सी जानलेवा मंशा झलकने लगी। उसके लंबे बाल बिना हवा के लहराने लगे। आंगन अचानक जानलेवा इरादों से भर गया। चूंकि तुम मना कर रही हो तो मैं ऐसे दुश्मन को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो साम्राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस आंगन में एक जादुई घेरा है जो टेलीपोर्टेशन या बाहर निकलने से रोकता है। मुझे अंदर आते ही इसका एहसास हो गया था। लगता है तुमने बहुत पहले से इसकी योजना बना रखी थी। चेन रूई ने आह भरी, क्या हमें सचमुच इस मुकाम तक पहुंचना ही होगा? मैंने तुम्हें एक विकल्प दिया था। कैथरीन की आवाज़ भयानक थी क्योंकि पूरा स्थान अचानक जल गया और चेन रूई की आंखों में केवल लपटें रह गईं, काली लपटें। कैथरीन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे मजबूत ब्लैक फीनिक्स टेरिटरी का इस्तेमाल किया। काली लपटों के बीच चेन रूई के चारों ओर 4 सुनहरी आकृतियां प्रकट हुईं। बूम बूम, वॉलॉक किले की जादुई क्रिस्टल तोपें धधक उठीं। विनाशकारी प्रकाश जहां भी गुजरता, अनुकूलित परावर्तक ढाल भी जादुई क्रिस्टल तोप के इस उन्नत संस्करण की शक्ति को पूरी तरह से कम नहीं कर पाती। ढालों को पकड़े हुए सैनिक शून्य में बदल गए थे। हालांकि परावर्तक ढाल पूरी तरह से बेकार नहीं थी और जादुई क्रिस्टल तोपों की मारक क्षमता भी काफी कम हो गई थी। खूनी साम्राज्य की सेना सुप्रशिक्षित कुलीन वर्ग होने के योग्य थी। हालांकि एक के बाद एक साथी नष्ट हो गए या ध्वस्त हो गए, फिर भी सेना में कोई अव्यवस्था नहीं थी। दानव क्षेत्र के सबसे बड़े और सबसे मजबूत किले वाले शहर वॉलॉक किले का सामना करते हुए सैनिकों ने अपनी मूल गति बनाए रखी और बिना किसी हड़बड़ी के आगे बढ़े, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले टाउन निम्बस की सुरक्षा को भेदा था। इस गति ने रक्षा पक्ष पर भारी दबाव डाला। वॉलॉक किले के सैनिक कई सालों से फॉलन एंजल साम्राज्य के पहले जनरल जॉर्ज का पीछा कर रहे थे। वे अनुभवी और कुलीन भी थे, इसलिए उन्होंने न तो शोर मचाया और न ही घबराए। वे बस चुपचाप कमांडर फ्रांसिस के आदेशों का इंतजार कर रहे थे। ठंड के मौसम के कारण जादुई क्रिस्टल तोपों की बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी गई। फ्रांसिस ने हाथ हिलाया और हेरल्ड के जादुई सींग ने एक अजीब लय में फूंक मारी। लंबी दूरी के हमले के लिए जिम्मेदार भूत योद्धा अपनी जगह लेने के लिए तैयार थे। किले के निशानेबाजों पर अजीबोगरीब उपकरणों की एक कतार दिखाई दी। बैलिस्टा टाउन निम्बस के अस्थायी अड्डे पर खूनी साम्राज्य का प्रथम सेनापति गुस्ताव एक विशाल जादुई क्रिस्टल दर्पण से वॉलॉक किले की लड़ाई देख रहा था। खूनी साम्राज्य के महान राजकुमार अलियस और युवा राजकुमार टेरिस उसके बगल में खड़े थे।
अलियस ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि बैलिस्टा की मारक क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जटिल लोडिंग, धीमी लॉन्च गति और छोटी मारक क्षमता के कारण इसे सामान्य युद्ध क्षेत्र से पहले ही हटा दिया गया है। इस समय जादुई धनुषों की भी मारक क्षमता और मारक क्षमता बैलिस्टा से ज़्यादा है। यह मानना मुश्किल है कि जॉर्ज ऐसी गलती करेगा, तो बैलिस्टा में ज़रूर कुछ अनोखा होगा, टेरिस ने कहा। डार्क मून और ओब्सीडियन के बीच युद्ध में उन्नत जादुई क्रिस्टल तोप ने अप्रत्याशित शक्ति का प्रयोग किया था। मुझे लगता है कि यह बैलिस्टा उन गुप्त हथियारों में से एक होना चाहिए जो उस समय तक प्रकट नहीं हुए थे। मुझे विश्वास है कि हमें जल्द ही इसका उत्तर मिल जाएगा। टेरिस का अंदाज़ा सही था। फ्रांसिस के आदेश के बाद भाले जैसे अनगिनत क्रॉसबो की सीटी बज उठी और आसमान में भयानक आवाज़ें गूंजने लगीं। खूनी साम्राज्य के सैनिकों ने सेनापति के आदेश पर एक साथ अपनी ढालें उठाईं। हालांकि परावर्तक ढाल, जो ऊर्जा के हमले को काफ़ी हद तक रोक सकती थी, भयानक क्रॉसबो बोल्ट के सामने कागज़ की तरह नाजुक थी। बोल्ट आसानी से ढाल और सैनिक दोनों को भेद गया। लक्ष्य को भेदने वाला बोल्ट जोर से फटा, जिससे अनगिनत छोटे छोटे खंडित तीर निकले जो बेहद जहरीले भी थे। आसपास के सैनिक एक एक करके जमीन पर गिर पड़े। हर तीर कई सैनिकों की जान ले सकता था। इससे भी ज़्यादा भयावह बात यह थी कि इस बैलिस्टा की लोडिंग गति सामान्य बैलिस्टा से कहीं ज़्यादा तेज थी। हालांकि यह भूत योद्धाओं के संचालन मानक के कारण भी था, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण बैलिस्टा का सुधार था। बैलिस्टा की तेज़ बारिश में खूनी साम्राज्य की सेना को अनगिनत हताहतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी संरचना बनाए रखने की कोशिश की। बस उनकी प्रगति धीमी हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि कुछ तो असामान्य है। जादुई दर्पण के सामने खड़े गुस्ताव ने धीरे से कहा, सैनिक व्यर्थ नहीं जाएंगे। हमने दुश्मन की लंबी दूरी की मारक क्षमता का पता लगा लिया है। गुलेल और विशाल ढाल रोधक तुरंत बनाना संभव होना चाहिए। हवाई सेना को भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। यह एक शानदार दावत होगी जो दानव लोक का इतिहास बदल सकती है। टेरिस ने शान से मुस्कुराया और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। अध्याय 736, बाईं भुजा का जलना। चेन रूई हिली नहीं। ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र की काली लपटों में एक अजीब सी सांस थी जो जीवन और आत्मिक शक्ति को सोख सकती थी। कोई भी गतिविधि, यहाँ तक कि मानसिक सोच भी, सामान्य से ज़्यादा शक्ति खर्च करती। अगर समय बढ़ता तो जो बोझ पड़ता वह बहुत ही भयानक होता। ये ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र की सिर्फ ऊपरी शक्ति थी। अजीब बात यह थी कि चेन रूई को लगा कि उसके शरीर में न जाने क्यों एक अजीब शक्ति है जो वास्तव में ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र के साथ एक अजीब तरह से मेल खाती हुई प्रतीत हो रही थी। न केवल उस पर दिब्य अवस्था का कोई असर नहीं था, बल्कि एक गर्मजोशी भरा एहसास भी था, मानो ये भयानक क्षेत्र एक आरामदायक घोंसला हो। क्या ये शरीर में निर्वाण शक्ति है, या ये अग्नि फीनिक्स स्टिग्माटा के कारण है? फायर फीनिक्स स्टिग्माटा आग की क्षति को 90% तक कम कर सकता है और पूरी तरह से प्रतिरक्षा होने की 10% संभावना है, लेकिन ब्लैक फीनिक्स टेरिटरी की लॉ एक शुद्ध अग्नि शक्ति नहीं है। चेन रूई थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके पास इसके बारे में सोचने का कोई समय नहीं था क्योंकि 4 सुनहरे मानव आकृतियों ने उसे घेर लिया था। ये आकृतियां लगभग 2 मीटर ऊंची थीं। उनकी आंखें हल्के लाल प्रकाश से चमक रही थीं, उनके चेहरे की आकृतियां थोड़ी धुंधली थीं और उनके शरीर पर कुलदेवता जैसे अजीबोगरीब पैटर्न उकेरे हुए थे। चेन रूई ने पहली बार इस तरह की मानव आकृति नहीं देखी थी। क्रिस्टल वैली में 4 सबसे बेहतरीन सुनहरी कठपुतलियों ने ही दानव सम्राट के चरम चरण असग्लोर को भागने पर मजबूर किया था। अब उसे न केवल ब्लैक फीनिक्स टेरिटरी और 4 सुनहरी कठपुतलियों का सामना करना था, बल्कि कैथरीन का भी सामना करना था, जो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली थी। 4 सुनहरी कठपुतलियों ने उसे घेर रखा था। अस्मोज राजपरिवार की युद्ध कठपुतली प्रतिभा दानव लोक में प्रसिद्ध थी। ये कठपुतलियां उनके अपने वंश की शक्ति और गुप्त तकनीक के मिश्रण से बनाई गई थीं। स्तर जितना ऊंचा होता, युद्ध शक्ति उतनी ही प्रबल होती। न केवल उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता था, बल्कि वे बेहद कठोर भी थीं क्योंकि वे तब तक नहीं रुकती थीं जब तक उनकी मृत्यु न हो जाए। कैथरीन द्वारा सक्रिय की गई कठपुतलियां दानव अधिपति की चरम अवस्था से मेल खाने के लिए पर्याप्त थीं। चेन रूई के हाथों ने सुनहरी कठपुतलियों के चारों ओर लहरें बनाकर एक अजीब बल क्षेत्र बनाया जो पानी की तरह नर्म था। कैथरीन की आंखों में एक आश्चर्य भरा भाव उभर आया। ये युद्ध कौशल कुछ कुछ उसकी तकनीक से मिलता जुलता था। दरअसल चेन रूई को यह बात क्रिस्टल वैली में कैथरीन की लड़ाई और पानी के रहस्य को देखकर समझ में आई थी। कुछ देर तक सुनहरी कठपुतलियां लड़खड़ाती रहीं। वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पा रही थीं। सुनहरी कठपुतलियों के शरीर हल्के पीले प्रकाश के वृत्ताकार चमक रहे थे और चेन रूई का शरीर मानो किसी अमूर्त रस्सी से बंधा हुआ था। कुछ देर तक हिलना डुलना मुश्किल था। यह एक ऐसा हुनर था जो सिर्फ बेहतरीन कठपुतलियों में ही होता था। जब चेन रूई के हाथों ने आलिंगन का इशारा किया तो उसके बगल में एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ और वह बंधनकारी प्रकाश ब्लैक होल में समा गया। इतना ही नहीं, पूरे ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र की ज्वाला को ब्लैक होल ने तेजी से निगल लिया।
सुनहरी कठपुतलियां भी कदम दर कदम ब्लैक होल की ओर खींचती चली गईं। अचानक चेन रूई के मन में एक चेतावनी का संकेत आया। कैथरीन की आकृति उसके पीछे किसी भूत की तरह प्रकट हुई थी। उसकी चाकू जैसी हथेलियां चुपचाप उसके शरीर में घुस गईं। कैथरीन की भौहें सिकुड़ गईं। पता चला कि सफल प्रतीत होने वाला हमला व्यर्थ था। प्रतिद्वंद्वी की आकृति तुरंत दूरी में प्रकट हो गई थी और अजीबोगरीब भयावह ब्लैक होल धीरे धीरे गायब हो गया। कई विनाशकारी प्रकाश गोलियां सीटी बजाती हुई ऊपर आईं। जैसे ही कैथरीन ने एक वृत्त बनाने के लिए अपनी हथेली फैलाई, उन प्रकाश गोलियों की गति अचानक धीमी हो गई, मानो वे कीचड़ में हो और वे काली लौ से जगमगा उठीं। प्रकाश गोलियां तेजी से सिकुड़ने लगीं। जब वे कैथरीन के पास पहुंची तो वे केवल मुट्ठी के आकार की रह गईं। एक लहर के साथ वे बिना किसी निशान के गायब हो गईं। दोनों की आकृतियां क्षेत्र में तेजी से अलग हुईं और एक हो गईं। चेन रूई ने ग्लोरी टॉवर में डोडो के कब्जे वाले पवित्र अजगर से कड़ा मुकाबला किया, फिर बाद में प्रशिक्षण के लिए कई बार डोडो से युद्ध किया। इसलिए जब उसने कैथरीन की ताकत का सामना किया तो वह सहज दिखाई दिया, हालांकि उसकी ताकत कमजोर थी। बेशक ब्लैक फीनिक्स टेरिटरी से प्रभावित न होना भी एक महत्वपूर्ण कारक था। कैथरीन ने स्पष्ट रूप से अपने क्षेत्र की समस्या को भांप लिया। उसकी खूबसूरत आंखों में ठंडी रोशनी की एक झलक दिखाई दी और ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र की शक्ति अचानक 10 गुना बढ़ गई। पता चला कि कैथरीन ने अपनी पूरी शक्ति हर समय इस्तेमाल नहीं की थी। हालांकि ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र के डिबफ और अवशोषण का चेन रूई पर अभी भी कोई असर नहीं हुआ, लेकिन गर्माहट का एहसास और भी गहरा हो गया। फुसफुसाहट। चेन रूई, जो दूर तक पीछे हट गया था, अचानक काली लपटों से जल उठा। कैथरीन रुकी और अविश्वास से परिचित सांसों को रोकती काली लौ को देखा। निर्वाण की ज्वाला। बिल्कुल सही, बहुत शुद्ध निर्वाण शक्ति। जीवन की ज्वाला, जो विशेष रूप से असमोडियस राजपरिवार के लिए है, वास्तव में इस मानव शरीर पर प्रकट हुई है। आप निर्वाण की ज्वाला के स्वामी कैसे हो सकते हैं? मुझे नहीं पता। साइलेंट नाइट वेटलैंड में तुम्हारा निर्वाण रक्त प्राप्त करने के बाद से मुझमें इस तरह की ज्वाला शक्ति आ गई है। असली वजह सुपर सिस्टम होनी चाहिए, लेकिन चेन रूई यह बिल्कुल नहीं कहेगा। फिर भी उसे आश्चर्य हुआ कि ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद से निर्वाण की ज्वाला टिमटिमा रही थी, फिर अचानक अपने आप फूट पड़ी। असंभव। कैथरीन ने भौहें चढ़ाईं। जिन लोगों को निर्वाण का रक्त मिलता है वे ज्यादा से ज्यादा पुनर्जीवित हो सकते हैं। जो लोग असमोडियस राजपरिवार से नहीं हैं, उनके लिए निर्वाण की शक्ति प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है। राजपरिवार के इतिहास में ऐसा उदाहरण पहले कभी नहीं मिला। भले ही असमोडियस राजपरिवार के पास निर्वाण की शक्ति हो, फिर भी मेरे क्षेत्र की शक्ति से अछूता रहना असंभव है। चेन रूई बोलने ही वाला था कि उसने अपने बाएं हाथ से जलन महसूस की और उसके शरीर पर काली ज्वाला अचानक भड़क उठी, जो ब्लैक फीनिक्स टेरिटरी की आग के समुद्र में फैल गई और वास्तव में एक में विलीन हो गई। कैथरीन अचंभित रह गई और उसे लगा कि ब्लैक फीनिक्स क्षेत्र में एक अजीब तरह की शक्ति समा गई है, जो निर्वाण की एक शुद्ध शक्ति प्रतीत हो रही थी। उसी समय एक अजीब सी अनुभूति उसके शरीर पर छा गई। उसका चेहरा अचानक असामान्य रूप से लाल हो गया और उसने गुस्से से कहा, रुको। चेन रूई को खुद समझ नहीं आ रहा था कि निर्वाण की ज्वाला में अचानक इतना असामान्य परिवर्तन कैसे हो सकता है, और यह भी नहीं कि उसके बाएं हाथ में जलन क्यों हो रही थी। संदेह के घेरे में ब्लैक फीनिक्स टेरिटरी गायब हो गया था और वे मूल प्रांगण में लौट आए। कैथरीन, जो अपनी ताकत वापस पा चुकी थी, थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेहद ठंडक थी। तुमने कौन सा घिनौना तरीका अपनाया? चेन रूई को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि पहले उसने ही कदम उठाया था और अब उसने उसे दोषी ठहराया है। फिर भी ब्लैक फीनिक्स टेरिटरी के गायब होने के बाद उसके बाएं हाथ की जलन भी कम हो गई। ये लगभग निर्वाण के रक्त से उत्पन्न किसी प्रतिध्वनि जैसी उत्परिवर्तन जैसी थी। मैंने कुछ नहीं किया, शायद ये वो निशान है जो तुमने पिछली बार मुझ पर छोड़ा था, वो निशान जो मेरे जीवन में गहराई तक उतर गया है। कैथरीन कुछ नहीं बोली और बस उसे गौर से देखती रही। कुछ देर के लिए माहौल अजीब सा हो गया। चेन रूई के माथे पर पसीना आ गया था, घूरने से। आखिरकार उसने कहा, ओफ कैथरीन, चलो लड़ाई नहीं करते। हालांकि मैं तुम्हारा विरोधी नहीं हूं, फिर भी अगर मैं बच निकलना चाहता हूं तो मेरे पास एक रास्ता है। कैथरीन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी ताकत में वृद्धि आश्चर्यजनक है। जहां तक युद्ध शक्ति का सवाल है, ये दानव अधिपति की औसत चरम अवस्था से कहीं आगे निकल गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऑब्सीडियन भी तुम्हारे हाथों मर गया। मुझे पता है कि तुम में अभी भी कुछ छिपे हुए कौशल हैं। ताकत के मामले में तुम मुश्किल से ही मेरे बराबर बातचीत करने के योग्य हो। चेन रूई समझ गया कि कैथरीन ने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। अभी जो लड़ाई हुई थी वह एक परीक्षा से ज्यादा थी और उसे उसके असली इरादों का अंदाजा हो गया था। चूंकि मामला ऐसा है, तो क्या हम पिछली बातचीत शांति से जारी रख सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं? कैथरीन ने अप्रसन्न भाव से पूछा।
बेशर्मी से कह रहा हूँ, क्या मैं भविष्य के लिए आपकी भव्य योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? चेन रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बिना भले ही आप फॉलन एंजल साम्राज्य का आधा हिस्सा जीत लें, फिर भी खूनी साम्राज्य से मुकाबला करना मुश्किल होगा। दूसरे शब्दों में, दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध लंबा चलेगा। क्या आप लोगों को ऐसे युद्धों में घसीटते हुए देख सकते हैं जो लाखों साल या उससे भी ज्यादा समय तक चलेंगे? तुमने खुद को ज्यादा आंका। कैथरीन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर मेरा अंदाजा सही है तो बंद प्रशिक्षण से बाहर आने के बाद रायजेन राज्य स्तर पर पहुंच गया होगा। इस स्तर पर पहुंचने पर उसे राज्य को स्थिर करने और आस्था के रहस्य को समझने और प्रशिक्षण लेने में काफी समय और मेहनत लगानी होगी। रायजेन एक ऐसा व्यक्ति है जो हर कीमत पर शक्ति का पीछा करता है और शक्ति के मार्ग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए राजा का पद त्याग देगा। न तो अलियस और न ही टेरिस रायजेन की बराबरी कर सकते हैं। अगर रायजेन चला गया तो खूनी साम्राज्य की ताकत निश्चित रूप से कम हो जाएगी और मैं या शिया इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए रायजेन को सिंहासन छोड़ने से पहले खूनी साम्राज्य की बाधाओं को दूर करना होगा। हालांकि यह सैनिकों का इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय नहीं है, फिर भी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी ताकत लगा दी। चेन रूई को अचानक एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि रायजेन युद्ध शुरू करने के लिए इतना उत्सुक था। ये वास्तव में सच था। जल्दबाजी नुकसानदेह होती है। मैं एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार हूँ, बशर्ते मैं गिरे हुए देवदूत साम्राज्य की जागीरों को खूनी साम्राज्य के आक्रमण की शुरुआती कुछ लहरों का सामना करने के लिए एक बफर जोन के रूप में इस्तेमाल कर सकूं। खूनी साम्राज्य अंत में कमज़ोर होता जाएगा। आपकी मदद के बिना भी मैं सफल हो सकता हूं, लेकिन इसमें ज़्यादा समय लगेगा। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं? चेन रूई ने विनम्रता से पूछा, खूनी साम्राज्य में अचानक 6 मिलियन कुलीन लोग कैसे हो सकते हैं? खूनी साम्राज्य एक सुविकसित कृषि साम्राज्य है। यहाँ की लोक प्रथा अत्यंत सशक्त, साहसी और प्रतिस्पर्धी है। साम्राज्य के 60% निवासी खेती बाड़ी में लगे हुए हैं। उनमें से एक बड़ी संख्या अपने कृषि औजार छोड़कर तलवार उठाने वाले सबसे भयानक योद्धाओं में से एक है। चेन रूई को मन ही मन आश्चर्य हुआ जब उन्होंने जियोनिग्नु लोगों के बारे में सोचा जो चीन के इतिहास में सैनिक थे। ये शक्ति कम समय में संचित नहीं की जा सकती, लेकिन पिछले खूनी साम्राज्य के राजाओं में दानव क्षेत्र को एकीकृत करने की महत्वाकांक्षा की कमी नहीं रही है। इसलिए 60 लाख की संख्या बस न्यूनतम है। कैथरीन के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मानव जगत पर विजय प्राप्त करने वाले युद्ध में तीनों साम्राज्यों ने बहुत सारे सैनिकों और कुलीनों को खोया। सबसे ज्यादा नुकसान फॉलन एंजल साम्राज्य का हुआ और यहां तक कि मिडनाइट सन के स्वामी की भी मृत्यु हो गई। हालांकि महान पृष्ठभूमि वाले खूनी साम्राज्य की तुलना में शक्ति का नुकसान सबसे कम था, इसलिए यह फॉलन एंजल साम्राज्य की जगह ले सकता है और सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन सकता है। उस समय अगर आपने ओब्सीडियन के साथ मिलकर दबाव बनाने और रायजेन पर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डालने का सही समय नहीं देखा होता, तो फॉलन एंजल साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य पहले ही नष्ट हो चुके होते। चेन रूई थोड़ा मुस्कुराई, चूंकि आप उस समय स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, तो अब क्यों नहीं? रायजेन द्वारा सेना का उपयोग करने का ये सबसे अच्छा समय नहीं है, क्योंकि फॉलन एंजल साम्राज्य और डार्क शैडो साम्राज्य सहयोगी साम्राज्य हैं। हमारे कई क्षेत्रों में समान हित हैं। एक बार दोनों साम्राज्य एक हो गए तो खूनी साम्राज्य के लिए ये युद्ध जीतना बहुत मुश्किल है। इसके विपरीत दोनों साम्राज्यों पर अलग अलग आक्रमण होने की संभावना है। आपने अभी कहा था कि 60 लाख कुलीन केवल न्यूनतम हैं, तो कृपया मुझे सच सच बताएं, भले ही फॉलन एंजल साम्राज्य खूनी साम्राज्य की कुछ ताकत खर्च कर दे, क्या डार्क शैडो साम्राज्य को वाकई यकीन है कि वह रायजेन का सामना कर सकता है, जिसने पूरी ताकत झोंक दी? कैथरीन एक क्षण के लिए चुप रही और अंततः उसने असली जवाब दिया, नहीं। अध्याय 737 अमरडार्क गोल्ड युद्ध, कठपुतली और किले की लड़ाई। कृपया मुझे माफ करें कि मैं अभी आपकी शर्तें स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। चेन रूई कैथरीन के इस कदम का असली मतलब समझ गया। तो फिर चलो शांति से बैठते हैं और फिर से अच्छी बातचीत करते हैं। तुम्हें मानना ही होगा। कैथरीन का उदासीन स्वर दृढ़ता से भरा था, वरना बात करने की कोई बात नहीं है। तुम्हें समझना चाहिए कि डार्क शैडो साम्राज्य के पास पूरी संभावना है। मुझे किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन शिया के पास सिर्फ एक ही विकल्प है। क्या मैं इतना लोकप्रिय हूं? तो अब मुझे गर्व होना चाहिए या निराश? चेन रूई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी और इस मामले पर कोई बहस नहीं की। उसका स्वर बदल गया। डार्क शैडो एम्पायर में अब ब्रोक जैसे कई अस्थिर कारक हैं। मुझे मिली खुफिया जानकारी के अनुसार आप हमेशा से फायर ब्लेड लीजन को खोए बिना ब्रोक को खत्म करना चाहते थे। अब अचानक युद्ध छिड़ गया है। जेरगल किला, जहां ब्रोक स्थित है, खूनी साम्राज्य से सटा हुआ गला स्थान है। थोड़ा सा बदलाव पूरे साम्राज्य को प्रभावित कर सकता है। मैं इस समस्या को सुलझाने में आपकी मदद कर सकता हूं। चेन रूई ने भी कोई और इरादा नहीं बताया।
कैथरीन फॉलन एंजल साम्राज्य के खिलाफ जाने का नाटक इसलिए करती है ताकि आग का फायदा उठाकर चेन रुई समेत सभी फायदे हथियाए जा सकें। दूसरे, वह इसे एक आवरण के रूप में भी इस्तेमाल करना चाहती है। रायजेन को पनघु बनाने के अलावा वह ब्रोक की अपनी सबसे बड़ी समस्या को सबसे तेज गति से हल कर सकती है, आंतरिक सुरक्षा बनाए रख सकती है और विदेशी आक्रमणों को रोक सकती है। ये तो बस एक साधारण ब्रोक है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता? बेशक तुम कर सकते हो। चेन रुई ने मुस्कुराते हुए अचानक कुछ सोचा, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कैथरीन की नज़र उस चीज़ पर गई जिसे चेन रुई ने निकाला था और भावुक होकर बोली, अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली। चेन रुई ने उस सोने की कठपुतली निकाली जो उसे उस समय काले वर्षावन में मिली थी। ये कठपुतली डोडो द्वारा निगले गए लाल अजगर की एक संपत्ति थी। पिछली बार जब वह डार्क शैडो एम्पायर के मैकेनिक एसोसिएशन में शामिल हुआ था तो वह इसे कैथरीन को देना चाहता था, लेकिन उसे कभी मौका नहीं मिला। आखिरकार अब उसे यह याद आया। ये साधारण कठपुतली असल में अस्मोल शाही परिवार का गुप्त खजाना है, जो कि किंवदंती की सबसे शक्तिशाली युद्ध कठपुतली है, अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली। कैथरीन का आश्चर्य असाधारण था। अमर डार्क गोल्ड युद्ध कठपुतली में एक अमर गुण था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता था। डार्क शैडो केप के अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण खजाना था। दुर्भाग्य से ये हजारों साल पहले खो गया था और इसका ठिकाना अभी भी अज्ञात था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह चेन रुई के हाथों में होगा। इस कठपुतली और डार्क शैडो केप के साथ उसकी युद्ध शक्ति में काफ़ी वृद्धि होगी। अगर वह अकेले रायजेन से भिड़ती भी तो भी युद्ध में उसकी जीत की संभावना हो सकती थी। कैथरीन की भावनाएं तुरंत स्थिर हो गईं जब उसने चेन रुई की आंखों में देखा। क्या यह आपके द्वारा फॉलन एंजल साम्राज्य के नाम पर किया गया आदान प्रदान है, या ये कुछ ऐसा है जो आपने मुझे व्यक्तिगत रूप से दिया है? जब चेन रुई ने सुना कि यह सोने की कठपुतली असल में अमर डार्क गोल्ड वॉर पपेट है तो उसके मन में कुछ विचार आए। आखिरकार कैथरीन की आंखों में देखकर उसने आह भरी, यह एक ऐसा तोहफा है जो मैं तुम्हें बहुत पहले देना चाहता था। मुझे पता ही नहीं था कि यह अमर डार्क गोल्ड वॉर पपेट है। तुमने आखिरकार सच बोल ही दिया। कैथरीन ने आंखों में असहनीय खुशी लिए कठपुतली को अपने हाथों में ले लिया। अचानक उसके चेहरे पर एक घूंघट छा गया। जेरगल किले के बारे में, अपनी योजना के बारे में बताओ। क्या इसे रिश्वतखोरी माना जाएगा? चेन रुई ने मन ही मन सोचा, लेकिन सौभाग्य से बातचीत आखिरकार सही रास्ते पर आ गई। वॉलॉक किले के सामने विशाल ढालें एक दूसरे पर चढ़कर एक अस्थायी अवरोध बना रही थीं। इस अवरोध की स्थिति बहुत ही विशिष्ट थी, जो जादुई क्रिस्टल तोपों और बैलिस्टा की आक्रमण सीमा से ठीक बाहर थी। कभी कभार ऊपर से आने वाले आवारा गोले विशाल ढाल की सुरक्षा को भेद नहीं पाते थे। विशाल ढाल के पीछे भूत योद्धा तेजी से कई गुलेल बना रहे थे जो धीरे धीरे आकार ले रही थीं। इन गुलेलों में अनुमानित दूरी के अनुसार उपयुक्त हथियार लगाए गए थे ताकि रेंज किले पर प्रभावी ढंग से हमला कर सके। सामने खूनी साम्राज्य के सैनिक अनेक हताहतों की बलि देकर पहले ही किले की दीवार के बाहर खाई के पास पहुंच चुके थे। खाई की सतह लगभग 30 मीटर चौड़ी और काफ़ी गहरी खोदी गई थी। जादूगरों की टीम ने कड़ी सुरक्षा में जादू करना शुरू किया। नदी की सतह तेजी से जम गई और मोटी होती गई। जल्द ही वह पूरी तरह से जम गई। खूनी साम्राज्य के सैनिकों के चमड़े के जूतों के तले में विशेष फिसलन रोधी दांते लगे थे, जिनकी मदद से वे बर्फ पर समतल जमीन की तरह चल सकते थे। आधे रास्ते में बर्फ की सतह अचानक टूट गई और अनगिनत नुकीली बेलें ठोस दीवारों की तरह उभर आईं। एक के बाद एक पास आ रहे सैनिकों पर बेलों ने हमला किया। उनमें से कई बेहोश हो गए। ये सुपर सिस्टम में चेन रुई द्वारा छुड़ाई गई रक्षक बेलें थीं। इनमें पुनर्जनन, अचेतन और संयम जैसे गुण थे और अत्यंत प्रबल सुरक्षा क्षमताएं थीं। कोई भी शत्रु प्राणी जो पास आता उस पर हमला हो जाता। आगे की सेना अवरुद्ध हो गई और पीछे की गति भी धीमी हो गई। किले पर तीर टिड्डियों की तरह बरस पड़े। बैलिस्टा और विशाल क्रॉसबो बाणों की ध्वनि के साथ उन्होंने तेजी से शत्रुओं के प्राण ले लिए। खूनी साम्राज्य की महान ढाल के पीछे लगे गुलेलों को शीघ्रता से इकट्ठा किया गया और धधकते हुए विशाल पत्थरों को उल्काओं की तरह वॉलॉक किले की ओर फेंका गया। इस समय कई विशाल आकृतियां अचानक वॉलॉक किले से तेज गति से उड़ीं और वे गुलेल द्वारा प्रक्षेपित ज्वलंत उल्का की ओर ऐसे उड़ीं जैसे कि उनकी आंखें हों। दोनों एक साथ धमाके की आवाज के साथ टकराए और एक साथ चकनाचूर हो गए। धधकता हुआ मलबा नीचे खूनी साम्राज्य के सैनिकों के सिरों पर गिरा और उनमें से कुछ जो समय पर अपनी ढालें नहीं उठा पाए, उनके दिमाग चकनाचूर हो गए। यह क्या है? टाउन निम्बस के खूनी साम्राज्य शिविर में अलियस ने जादुई दर्पण में दृश्य को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। टेरिस बोली, ये किसी खास मशीन से छोड़े गए पत्थर के गोले होने चाहिए। इनकी प्रक्षेपण शक्ति बहुत तेज होती है और गति गुलेल के पत्थरों से भी तेज होती है। इन पत्थर के गोलों पर विशेष उत्कीर्ण जादुई पैटर्न होने चाहिए जो अग्नि या पृथ्वी तत्वों को स्वचालित रूप से ट्रैक कर सकें। मैंने इस तरह का गोला बारूद पहली बार देखा है जिसमें पिछली विस्फोटक क्रॉसबो गाड़ी भी शामिल है।
ऐसा लगता है कि फॉलन एंजल साम्राज्य हमारे लिए ढेर सारे नए खिलौने लेकर आया है। आज का हमला तभी सफल माना जाएगा जब हम फॉलन एंजल साम्राज्य को अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने पर मजबूर कर सकें। अग्रिम पंक्ति के सैनिकों का नुकसान बहुत भारी है। गुस्ताव ने सिर हिलाया। वॉलॉक किला दानव क्षेत्र में अपनी मजबूती के लिए प्रसिद्ध है और इसका भूभाग भी खास है। अगर तुम सचमुच इसे जीतना चाहते हो तो तुम्हें अच्छी खासी कीमत चुकानी होगी। टेरिस ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, दानव क्षेत्र को एकीकृत करने की महान उपलब्धियों के लिए सभी लागतें इसके लायक हैं। विशाल ढाल अवरोध के पीछे लगे गुलेलों ने लगातार कई ज्वाला उल्काएं दागीं। उनमें से 70% वारलॉक किले द्वारा छोड़े गए पत्थरों द्वारा रोक लिए गए और बाकी वारलॉक किले की ओर उड़ गए। दीवारों की सतह पर जादुई पैटर्न अंकित करके लहरों की परतें उखड़ गईं, लेकिन वे सुरक्षित रहीं। अवरोधक मिसाइलों के अलावा वारलॉक किले से ज्वालाओं से भरी विशाल चट्टानें भी दागी गईं। यह ऐसा हमला नहीं था जिसे ढाल रोक सके। शक्ति सीमा के भीतर ये झुलसी हुई लाशों से भरा था। इस समय रक्तरंजित साम्राज्य के सैनिकों की क्षमता स्पष्ट थी। हालांकि कई सैनिक हताहत हुए, फिर भी उन्होंने एक कठोर आक्रमणकारी संरचना और लय बनाए रखी। सेनापतियों के नेतृत्व में सैनिकों ने पूरी ताकत से मारकाट मचाए और रक्षक लताओं को पूरी तरह से दबा दिया। जादूगरों की टीम 2 समूहों में बंटी हुई थी। एक समूह बर्फ की सतह को मजबूत और भर रहा था, जबकि दूसरा समूह लताओं को खत्म करने में सैनिकों की मदद कर रहा था। रक्षक लताओं को पूरी तरह कुचलने में ज्यादा समय नहीं लगा। खूनी साम्राज्य की सेना सफलतापूर्वक खाई पार करके शहर में आ पहुंची। सामने की जादुई अंधेरी खदानों को साफ करने के बाद पीछे से एक के बाद एक मशीनें ऊपर धकेली गईं। आगे एक लोहे की गाड़ी थी जिस पर एक बड़ा सा डंडा जैसा हथौड़ा रखा था जिससे घंटी बजाई जाती थी। मशीन की आवाज़ के बीच डंडा उछलकर सबसे बाहरी दीवार से टकराया, जिससे एक बहरा कर देने वाली आवाज़ हुई। दीवार की सतह पर पानी जैसी लहरें हिलती रहीं और रेत नीचे सरसराती रही। इस तरह के बैटरिंग रैम उत्कीर्ण जादुई पैटर्न से सुरक्षित किले की दीवार को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि कई नियंत्रकों को तीरों से मारा गया, फिर भी कई बैटरिंग रैम ढाल की आड़ में किले की दीवार पर हमला करने लगे। अधिक से अधिक रक्षात्मक उत्कीर्ण जादुई पैटर्न नष्ट हो गए। एक लंबी सीढ़ी वाले वाहन आगे की ओर धकेले जा रहे थे, जाहिर तौर पर शहर पर चढ़ने के लिए। पीछे सैनिकों के एक समूह को ले जाने वाले ऊंचे रथ भी थे। यह एक एस्केलेट जैसा था जहां ऊपर से तीर चलाए जा सकते थे और जादू किया जा सकता था। इन घेराबंदी के हथियारों को ब्लडी एम्पायर के युवा राजकुमार टेरिस ने खुद विकसित किया था और हाल ही में आयरन फिस्ट सिटी पर विजय पाने और एडमंड को हराने की लड़ाई में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। शहर के पर्वतारोही तीरों की बारिश का सामना करते हुए सबसे आगे आ गए। उनके पीछे लगी सीढ़ी स्वतः ही फैल गई और उस किले की दीवार पर जा गिरी जिसका सुरक्षात्मक जादू खत्म हो चुका था। चढ़ाई में माहिर आत्मघाती दस्ता तेजी से शहर पर चढ़ गया। इन सैनिकों की शारीरिक विशेषताएं बहुत मजबूत थीं। हालांकि किले की दीवार दसियों मीटर ऊंची थी और कुछ सीढ़ियां पर्याप्त लंबी नहीं थीं, फिर भी आत्मघाती दस्ते के सदस्य सीढ़ी के सहारे कूदकर किले की दीवार तक पहुंच गए। अफसोस की बात यह थी कि जैसे ही वे ऊपर कूदे, वे किले की रक्षा करने वाले सैनिकों की कतारों से, जो बहुत पहले से ही तैनात थे, धराशायी हो गए। पीछे से आ रहे एस्केलेड रथ आगे बढ़ते हुए लगभग किले की दीवार के स्तर तक पहुंच गए। एस्केलेड के ऊपर से किले की रक्षा करने वाले सैनिकों पर, जो उन्हें किले की दीवार तक पहुंचने से रोक रहे थे, रंगीन जादुई हमलों की बौछार शुरू हो गई। कुछ सैनिकों ने रस्सी का इस्तेमाल करके दीवार में कूदकर लड़ाई भी की। कुछ ही देर बाद खूनी साम्राज्य के और भी सैनिक दीवारों पर चढ़ने लगे। टावर पर खड़ा फ्रांसिस गंभीर स्थिति को देखकर भी अविचलित रहा। अपने हाथ की एक लहर से हेरल्ड ने एक बार फिर एक अजीब सी लय बजाई। बचाव दल के सैनिकों की एक पंक्ति सामने खड़ी हो गई और शहर की दीवार पर गोल वस्तुएं फेंकने लगी। ये चीजें फलों जैसी थीं। जमीन पर उतरते ही वे तुरंत बदल गईं। कांटों वाली अनगिनत विशाल लताएं अचानक प्रकट हो गईं। ये लताएं हमला करने की पहल करतीं। ये पहले खाई में मौजूद लताओं से ज्यादा मोटी और मजबूत थीं। न सिर्फ उनमें उलझाने की जबरदस्त क्षमता थी, बल्कि वे दुश्मन के मांस और खून को भी पोषक तत्व की तरह खा सकती थीं। चाहे वो बैटरिंग रैम हो, सीढ़ी वाली गाड़ी हो या फिर एस्केलेट गाड़ी, वे समय रहते पीछे नहीं हट सकते थे। इस भयानक मोड़ और झटके के नीचे सैनिक या तो गिर जाते थे या फिर विशाल लताओं में उलझकर निगल जाते थे। इस तरह की पेटू बेल भी एक शाही आत्मा की वस्तु थी जिसे चेन रुई ने जॉर्ज के बदले में दिया था। रक्षक बेलों की तुलना में जो सुरक्षा में कुशल थी, यह ज्यादा आक्रामक थी। आभा बीज छोड़ने के बाद ये 10 सेकंड के भीतर तेजी से आकार ले सकती थी। मूल रूप से सभी शाही आत्मा की वस्तुओं को केवल चेन रुई ही सक्रिय कर सकता था, लेकिन 5 सितारा विकास से शुरू होकर विनिमय केंद्र में ऐसे फल थे जो दूसरों को शाही आत्मा के पौधे का उपयोग करने में सक्षम बनाते थे। सैनिकों ने उस फल को फेंक दिया जिसने पेटू बेल के बीजों को सोख लिया था।
खूनी साम्राज्य के घेराबंदी उपकरण लगभग पूरी तरह से पेटुबेल द्वारा नष्ट कर दिए गए थे और पिछले भयंकर आक्रामक अनगिनत तंबुओं के समुद्र में पूरी तरह से डूब गए थे। इसी समय ढाल की दीवार के पीछे आकाश में घने काले धब्बों की पंक्तियां दिखाई दीं। धीरे धीरे बढ़ती हुई खूनी साम्राज्य की हवाई सेना अंततः रवाना हो गई। वॉलॉक किले के केंद्रीय कमान में मैडम रेड ड्रैगन ग्लोरिया की आवाज़ गूंजी, ये खूनी साम्राज्य की पवन ड्रैगन सेना है। जॉर्ज, मुझे उड़ते बादल सेना के साथ जाने दो। डार्क मून की लड़ाई के बाद फ्लाइंग क्लाउड लीजन की ऊर्जा अभी तक बहाल नहीं हुई है। अगर तुम सीधे मुकाबला करोगे तो विन ड्रैगन लीजन का मुकाबला करना मुश्किल होगा, लेकिन चिंता मत करो। जॉर्ज ने आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मेरा एक पुराना दोस्त डार्क मून से पहले ही आ चुका है। अध्याय 738 दहाड़। निकट आती हुई पवन ड्रैगन सेना का सामना करते हुए वॉलॉक किले ने दर्जनों ग्रिफिनों को ढेर कर दिया। ताकत या संख्या की परवाह किए बिना ये ग्रिफिन पवन ड्रैगन सेना से कहीं कमतर थे। उनके सिर पर अजीबोगरीब टोपियां थीं। उनकी पीठ पर सवार भी मुखौटे पहने हुए थे और एक विशाल बेलन लिए हुए थे। घुड़सवारों के पीछे लगे सिलेंडर से घना धुआं निकलने लगा, जो हवा में तैर रहा था। इस धुंध की एक खास बनावट थी, इसलिए इसे छटाना मुश्किल था। जल्द ही वॉलॉक किले के ऊपर धुंध का एक घना सागर एक काले बादल की तरह छा गया, जिसने अंदर की स्थिति को छिपा लिया। पवन ड्रैगन सेना धुंध के सागर में आ पहुंची थी। सेनानायक ऑगन घने कोहरे को देखकर सशंकित हो गया। उसने सेना को आदेश दिया कि वे अपनी जगह पर घेरा बनाएं और मन ही मन मंत्र जपता रहे। सामने एक छोटा सा बवंडर आया। बवंडर जहां भी जाता, कोहरा मानो फटकर बिखर जाता, फिर जल्दी ही फिर से घिर जाता। हालांकि कोई घात नहीं था। अभी अभी कोहरे में ढका हुआ ग्रिफिन भी चला गया था। ध्वनि तरंग घास की धूल। ऑगन ने धुंध का एक टुकड़ा लिया और उसे सूंघा। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था। ध्वनि तरंग घास एक अपेक्षाकृत सामान्य पौधा था। इसकी धूल धुएं के रूप में हवा में लटकी रहती थी और ध्वनि को फैलाने और बढ़ाने का विशेष प्रभाव रखती थी। इसका इस्तेमाल आमतौर पर कुछ जादुई संचार उपकरणों में किया जाता था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह जहरीली नहीं थी। पैदल सेना से निपटने के लिए समय में देरी करना चाहते हो? एक घटिया धोखेबाजी। ये युद्ध का मैदान था। सबसे फायदेमंद समय चूकना एक घोर अपराध था। ऑगन ने एक दृढ़ निर्णय लिया और पवन ड्रैगन सेना को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन वे सावधानी के कारण पूरी गति से आगे नहीं बढ़े। पवन ड्रैगन सेना धुंध के सागर में प्रवेश कर गई। ध्वनि तरंग घास के कारण ऑगन अपने आसपास के साथियों की स्थिति को स्पष्ट रूप से भांप पा रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें किसी घात का सामना नहीं करना पड़ा। तभी उसके नीचे बैठा वाइवन अचानक बेचैनी से भौचक्का हो गया, जिसका असर बाकी सभी वाइवन पर भी पड़ा। ऑगन के मन में एक खतरनाक शगुन उमड़ पड़ा और उसने जोर से टीम को सावधानी से आगे बढ़ने का आदेश दिया। जैसे ही ऑगन ने आदेश देना समाप्त किया, उसे अचानक एक भयानक सांस महसूस हुई और उसने अपने सामने एक विशाल अस्पष्ट आकृति को प्रकट होते देखा। इससे पहले कि वह कोई और प्रतिक्रिया कर पाता, एक खास तरह की हवा की लहर तेजी से उठी। उस भयानक ध्वनि तरंग ने आसपास की धुंध को तुरंत दूर कर दिया और वह विशाल आकृति स्पष्ट दिखाई देने लगी। ये भूरे रंग के शल्कों वाला एक भयानक विशालकाय अजगर था। इसके सिर पर छोटे सींगों की एक पंक्ति और गालों पर पंख थे। इसने काले कवच का एक सेट पहना हुआ था। यह अपने विशाल पंख फड़फड़ा रहा था और इसकी गहरी सुनहरी सांप जैसी आंखों से एक तीक्ष्ण हत्या का इरादा झलक रहा था। ऑगन की मनमोहक छवि इस दृश्य में जम गई। अगले ही पल उसके दिमाग में अचानक एक धमाका हुआ, मानो कुछ फट गया हो। पूरी दुनिया उलट पुलट हो गई। उसका दिमाग खाली हो गया। फिर उसने कुछ भी नहीं सुना। बस एक ही चीज महसूस हो रही थी, वह थी उसकी आत्मा की गहराई में उठती गहरी कंपन। पूरे युद्धक्षेत्र में वह भयानक गर्जना सुनाई दी। विशेष निवारक क्षमता वाली यह गर्जना कुछ मिनटों तक जारी रही। उस ध्वनि तरंग घास की धूल से प्रवर्धित होकर ध्वनि इतनी तीव्र हो गई कि नीचे खड़े सैनिकों ने पीड़ा से अपने हथियार फेंककर अपने कान ढक लिए। जो सैनिक सबसे कमजोर था, वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। धुंध के सागर में वाइवन और ग्रिफिन ओलों की तरह गिरे। कई बदकिस्मत सैनिक घायल हो गए और उनके हाथ पैर टूट गए। ऑगन के उत्परिवर्तित वाइवन ने अपने पंख टेढ़े मेढ़े फड़फड़ाए और अंत में वह और टिक नहीं सका। वह सीधा नीचे गिर पड़ा। यहाँ तक कि वॉलॉक किले पर तैनात सैनिक, जिन्होंने धुंध फैलने से पहले ही कानों में ईयर प्लग लगा लिए थे, फिर भी असहज भाव दिखा रहे थे। केवल पेटुबेलें ही अप्रभावित रहीं और आसपास के उन सैनिकों को, जो अपना प्रतिरोध खो चुके थे, खाने में और भी उन्मत्त हो गईं। टाउन निम्बस जादुई दर्पण के सामने खूनी साम्राज्य के तीनों नेता हैरान थे। क्या हुआ? जादुई दर्पण ध्वनि संचारित नहीं कर सकता था, इसलिए उन तीनों ने भयानक गर्जना नहीं सुनी। उन्होंने केवल धुंध में प्रवेश करने के तुरंत बाद पवन ड्रैगन सेना को बारिश की तरह गिरते देखा। सिर्फ एक ही वार से पूरी पवन ड्रैगन सेना पराजित हो गई, जिसमें दानव अधिपति के शुरुआती चरण का ऑगन भी शामिल था।
यहाँ तक कि चरम अवस्था का दानव अधिपति भी ऐसा नहीं कर सका। ये कैसा हथियार या शक्ति संग्रह है। ड्रैगन, जिसने अभी अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, मन ही मन आनंदित हो रहा था। अभी अभी लगा ये प्रहार ड्रैगन सम्राट ऑगलस द्वारा उसे दी गई उग्र ड्रैगन दहाड़ का गहरा अर्थ था। ड्रैगन के व्यवहार और ध्वनि के मिश्रण से दुश्मन पर हमला करने की क्षमता, साथ ही घास की धूल जैसी ध्वनि तरंग का प्रभाव, ये प्रहार विनाशकारी था। मानव रूप में वापस रूपांतरित होने के बाद अजगर चुपचाप किले की ओर उड़ गया, लेकिन उसके मन में यह विचार आया कि अगली बार किसी के सामने गर्जना के साथ सेना को चकनाचूर करने की अपनी महान उपलब्धि का बखान कैसे किया जाए। आसमान में छाई धुंध धीरे धीरे छट गई और अंदर कुछ भी नहीं बचा था। घेराबंदी के उपकरण और नीचे दीवार पर खूनी साम्राज्य के सैनिक पेटुलताओं के हमले में लगभग पूरी तरह से मर चुके थे। अंत में पीछे से पीछे हटने का भोंपू बजा। दुश्मन सैनिकों को धीरे धीरे पीछे हटते देख वॉरलॉक किले के रक्षक सैनिकों ने जयकारे लगाए। डार्क शैडो एम्पायर जेरगल किला। वॉरलॉक किले की समग्र शहरी वास्तुकला के विपरीत जेरगल किले का मूल केंद्र में विशाल महल था, जो बैरकों और किलों से घिरा हुआ था। महल का सर्वोच्च आदेश क्या? डार्क शैडो साम्राज्य के प्रथम जनरल ब्रोक ने गार्ड की रिपोर्ट सुनते हुए अविश्वास भरा चेहरा दिखाया। लोकी, हाँ, जनरल लोकी किले में वापस आ गए हैं और महल के बाहर जनरल से मिलना चाहते हैं। ब्रोक की भौहें तन गईं। लोकी, लेविथान उसका सबसे ताकतवर सहायक हुआ करता था, लेकिन लगभग 2 साल पहले लोकी अचानक गायब हो गया। उसके बाद कोई खबर नहीं आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि लोकी किले में वापस आ जाएगा। ब्रोक अच्छी तरह जानता था कि लोकी को असल में उसने ही गुप्त रूप से भेजा था। उस समय ब्रोक अपने ससुर फ्रांस और उनकी पत्नी को जेरगल किले में ले गया, ये कहकर कि उसके ससुर की तबीयत खराब है। दरअसल उन्हें बंधक बना लिया गया था। इस वजह से कैथरीन निर्दोषों को नुकसान से बचाने के लिए ब्रोक को सजा नहीं दे पाए, लेकिन उसने तुरंत फिनी की सगाई उससे करवा दी। मैकेनिक एसोसिएशन के एक वरिष्ठ गुरु रोमैनिक की बेटी असमोडियस प्रथम जनरल ब्रोक की उपपत्नी थी। ब्रोक ने अपनी पत्नी मेदिलू के साथ गहरे रिश्ते का दावा किया और महारानी द्वारा दी गई शादी को अस्वीकार कर दिया। फिर उसने अपने अधीनस्थ लोकी की ओर से कैथरीन द ग्रेट से फिनी से कानूनी पत्नी के रूप में विवाह करने का अनुरोध किया। कैथरीन द ग्रेट के गंभीरता से विचार करने पर उसने ब्रोक के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और लोकी को फिनी से विवाह करने के लिए राजधानी जाने की अनुमति दे दी। यह शादी साधारण लग रही थी। ब्रोक और कैथरीन के बीच के खेल में फिनी की बलि चढ़ गई। हैरानी की बात यह है कि फिनी के बचपन के प्यार और तीसरे जनरल क्रॉफर्ड के बेटे मोनरो के साथ भाग गई। ब्रोक को पहले से ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए लोकी को गुप्त रूप से मोनरो और फिनी का शिकार करके उन्हें मारने के लिए भेजा गया, ताकि कैथरीन के गुप्त तरीकों को नष्ट करने के लिए उनके शव डार्क मून एस्टेट में प्रकट हो जाएं। साथ ही इससे डार्क मून और ब्लडी वाइन फ्लावर एस्टेट के बीच सहयोगात्मक संबंध भी प्रभावित होंगे। हुआ यूं कि चेन रूई पौधों के व्यापार मेले में भाग लेने के लिए टाउन लिया गया था। उसने डार्क मून क्षेत्र में मुनरो के बगल में मौजूद गद्दारों को मार डाला, लोकी को हराया और युवा जोड़े को बचाया। मुनरो उसकी जीवन रक्षक कृपा के लिए कृतज्ञ था और उसने खुद को डार्क मून के लिए समर्पित कर दिया। लोकी को चेन रूई ने गॉड ईटिंग मास्क से नियंत्रित कर लिया और कठपुतली बना दिया। बेशक ब्रोक को यह बात पता नहीं थी। ब्रोक को यह भी नहीं पता था कि महारानी और फॉलन एंजल साम्राज्य के दूत, जो राजधानी में बहुत दूर होने चाहिए थे, एक गुप्त टेलीपोर्टेशन सरणी के माध्यम से जेरगल किले के पूर्व में थंडर एस्टेट में आ गए थे। क्या लोकी किसी और को वापस लाया? नहीं, जनरल लोकी अकेले वापस आए। उसे बगल वाले हॉल में मेरा इंतजार करने दो। अब जबकि फॉलन एंजल साम्राज्य और ब्लडी साम्राज्य युद्ध में थे, डार्क शैडो साम्राज्य दक्षिण पूर्व में भारी मात्रा में हथियार जमा कर रहा था और फॉलन एंजल साम्राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। जेरगल किला ब्लडी साम्राज्य की सीमा पर सबसे महत्वपूर्ण रक्षा पंक्ति थी। इस संवेदनशील दौर में लंबे समय से गायब लोकी के अचानक प्रकट होने से ब्रोक को शक हुआ। जल्द ही ब्रोक की मुलाकात साइड हॉल में लोकी से हुई। जब लोकी ने ब्रोक को देखा तो उसने जल्दी से सलाम किया, जनरल। ब्रोक ने उसकी ओर देखा और सपाट लहजे में कहा, तुम वापस आ गए? हाँ, जनरल। अंदर आने के बाद से ही ब्रोक लोकी को ध्यान से देख रहा था। उसे लग रहा था कि उसके प्रतिद्वंदी की ताकत, चाल और लहजे में कोई कमी नहीं है। ये वही लोकी होना चाहिए जिससे वह परिचित था। उसने तुरंत सिर हिलाया, मैं तुम्हारे 2 साल से गायब रहने का कारण जानना चाहता हूँ। जब लोकी ने चारों ओर देखा तो ब्रोक ने अपना हाथ हिलाया और गार्ड पीछे हट गए। तभी लोकी बोल उठा, शुरुआत में मुझे सर ने मोनरो और फिनी को रोकने और उनका शिकार करने का आदेश दिया था। डार्क मून में मेरा सामना एक भयानक अजगर से हुआ। मैं किसी तरह बचकर भागा, फिर मैं एक गुप्त चाल चलने के लिए मौके का इंतजार करने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मोनरो डार्क मून में शामिल हो जाएगा। मेरा घात लगाने का प्रयास विफल होने के बाद मैं लगभग मर ही गया था और मुझे भागना पड़ा।
बाद में मुझे एक आदमी ने पकड़ लिया और एक गुप्त संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया। मैं अब तक बाहर नहीं निकल पाया हूँ। ब्रोक ने अपनी भौहें उठाईं। गुप्त संगठन, ये सम्मान की बात है जनरल। एक तरह से हम अब भी सहकर्मी हैं क्योंकि लोकी की नज़रें ब्रोक के चेहरे पर गईं, क्योंकि जिस आदमी ने मुझे पकड़ा था उसका नाम असग्लोर था। असग्लोर, बेलज़ेबूब। बेलज़ेबूब शाही परिवार। ब्रोक की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका क्या मतलब है। लगता है आपको इन अनुभवों पर एक रिपोर्ट लिखकर महारानी को सौंपनी चाहिए। लोकी ने अपना सिर हिलाया और इस विषय पर आगे बात नहीं की। खैर, मैं लेविथान शाही परिवार से हूँ और जनरल का दाहिना हाथ भी हूँ। मैं जनरल की मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। सच में। ब्रोक की आवाज़ अचानक ठंडी हो गई और एक बर्फीली सांस धीरे धीरे फैल गई। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया और जमने लगा। लोकी को इसकी उम्मीद नहीं थी। इस तरह समझाने के बाद भी ब्रोक बिना किसी चेतावनी के उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। उसके हाथ में पहले से ही एक जोड़ी दस्ताने थे और उसके पूरे शरीर से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। उसने ठंडी सांसों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका शरीर फिर भी नहीं रोक पाया और धीरे धीरे अकड़ गया। उसके पैर बर्फ में जम गए थे और बर्फ की सतह अभी भी ऊपर की ओर फैल रही थी। जैसे ही लोकी ने दांत पीसना शुरू किया, उसकी दाहिनी आंख की पुतली और सफ़ेद भाग अचानक काला पड़ गया। एक अजीब सी शक्ति फैल गई, जिससे ठंड की गति में तुरंत काफ़ी राहत मिली। ब्रोक की पुतलियां काली पड़ गईं और वह हंसा। लोकी चीखा और उसकी दाहिनी आंख से खून बहने लगा। हालांकि दोनों ही इनक्यूबस की आंख थे, लेकिन गुणवत्ता या मात्रा के मामले में लोकी और ब्रोक एक जैसे नहीं थे। अपनी जान को खतरे में देखकर लोकी ने गले से 3 शब्द जोर से चिल्लाए, भ्रामक दानव ढाल। ब्रोक ने अचानक अपनी शक्ति रोक दी और उसकी पुतलियां तुरंत अपने मूल नीले रंग में लौट आईं। लोकी के शरीर पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। जनरल का इम्तिहान खत्म हो जाना चाहिए। लोकी ने अपनी दाहिनी आंख से खून पोंछा और हल्के से बोला, बाकी बातों की बात करें तो मैं थोड़ा थक गया हूँ जनरल। इनक्यूबस की आंख और जल तत्व में दक्षता, ये दोनों शाही प्रतिभाएं नकली नहीं हो सकती। आप निस्संदेह लोकी हैं। ब्रोक के उदास चेहरे पर मुस्कान आ गई, मानो अभी अभी किया गया हत्या का कदम असल में पहचान की परीक्षा ही था। बहुत अच्छा, पहले जाकर आराम करो जनरल लोकी। लोकी ने थोड़ा झुककर मुंह मोड़ लिया। लोकी की पीठ को देखते हुए ब्रोक की आंखें भयावह हो गईं। अध्याय 739 प्रक्षेपण। रात में देर से खतरे को भांपते हुए लोकी ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और अंधेरे में अविश्वसनीय रूप से चमकदार 2 काली आंखें देखीं। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, भयानक आत्मिक शक्ति का सैलाब ज्वार की तरह उमड़ पड़ा। लोकी ने 1 मिनट से भी कम समय तक उसका विरोध किया, उसके बाद वह पूरी तरह से बेहोश हो गया। उन काली आंखों से भारी मात्रा में काला धुआं निकला और लोकी के शरीर को ढंक लिया। काली गैस के निशान उसके शरीर में घुस गए। लोकी की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसकी पुतलियां धूसर सफ़ेद हो गईं। काला धुआं धीरे धीरे ब्रोक के शरीर में घुल गया। उसने ग्रे आंखों से लोकी को देखा, संतुष्ट भाव से। आप कौन हैं लोकी? लेविथान। जेरगल किले में आने का आपका वास्तविक उद्देश्य क्या है? सर असग्लोर के आदेश पर मैं ब्रोक को खूनी साम्राज्य में शामिल होने के लिए मनाने हेतु मायावी दानव ढाल का उपयोग एक प्रलोभन के रूप में करता हूँ। पिछले 2 वर्षों में ब्लडफॉल ने डार्क मून में एक जासूस तैनात किया है जिसका उपयोग कभी भी किया जा सकता है। वह डार्क मून पर आंतरिक और बाह्य रूप से आक्रमण करने के लिए खूनी साम्राज्य के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। ब्लडफॉल और ब्लडी एम्पायर एक साथ काम करते हैं। बेतुका, ब्रोक ने व्यंग्य किया। मुझे क्यों नहीं पता था कि ब्लडफॉल की यह योजना थी। मैंने सर असग्लोर की एक रहस्यमयी व्यक्ति से बातचीत सुनी। कहा जाता है कि यह योजना ब्लडफॉल के नेता द्वारा अस्थायी रूप से तय की गई थी। डार्क मून मुख्य लक्ष्य है और जेरगल किले की असली भूमिका डार्क शैडो साम्राज्य का ध्यान आकर्षित करना है। ज़रूरत पड़ने पर हम ब्रोक की बलि भी दे सकते हैं। अगर ब्रोक इस योजना को अस्वीकार करता है तो मैं डार्क शैडो एम्पायर के अंकल फ्रांस और उनकी बेटी मेदिलू को मारने की कोशिश करूंगा। फिर अफवाहें फैलाकर ब्रोक पर इसका आरोप लगाऊंगा, जिससे फायर ब्लेड लीजन में आंतरिक कलह भड़क उठेगी। इसके बाद आंतरिक और बाहरी ताकतों को मिलाकर जेरगल किले पर कब्जा कर लूंगा। तब मैं ब्रोक की जगह ले लूंगा और लेविथान शाही परिवार का नियंत्रक बन सकूंगा। लोकी की बातों ने ब्रोक की आंखों को और भी ठंडा कर दिया। हालांकि इस योजना में अभी भी कई संदिग्ध बिंदु हैं, लेकिन ब्लडफॉल का रहस्यमय नेता हमेशा से अप्रत्याशित रहा है और सामान्य बुद्धि से उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। क्रिस्टल वैली के नष्ट होने के बाद असग्लोर डार्क मून गया और कुछ समय के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह योजना बनाने के लिए डार्क मून में दुबका हुआ था। ब्लडफॉल का रहस्यमय नेता शायद दानव क्षेत्र में उथल पुथल का अवसर लेकर अशांत जल में मछली पकड़ना चाहता था। मुझे आश्चर्य है कि पर्दे के पीछे और कितने लोग हैं। हालांकि मैं, ब्रोक, भी कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। मेरी अपनी योजना बहुत पहले से ही बनी हुई है और मैं उसका शिकार नहीं बनूंगा।
भ्रामक दानव ढाल कहाँ है? भ्रामक दानव ढाल। लोकी का शरीर कांप उठा और उसकी सुस्त अभिव्यक्ति बदलने लगी। उसकी पुतलियों का सफ़ेद रंग ऐसे टिमटिमा रहा था मानो वह जोरदार संघर्ष कर रहा हो। ब्रोक ने कुछ और सवाल पूछे और पाया कि इनक्यूबस की आंख की नियंत्रण शक्ति और भी अस्थिर हो गई थी। उसे इस तरह की आत्मा नियंत्रित अलौकिक शक्ति एक अप्रत्याशित परिस्थिति में मिली थी। हालांकि यह सफल रही, लेकिन लोकी के लिए, जिसके पास इनक्यूबस की आंख भी थी, प्रतिरोध अपेक्षाकृत मजबूत था। अगर वह ऐसा करता रहा तो लोकी की आत्मिक शक्ति नष्ट हो जाने की संभावना थी। अभी बहुत ही नाजुक दौर है। लोकी तो बस एक मोहरा है जिसे बरगलाया जा रहा है। फिलहाल उसकी उपयोगिता अभी भी काफ़ी है, इसलिए जिंदा रहते हुए वह ज़्यादा उपयोगी है। ये सोचते हुए ब्रोक की आंखों से काला धुआं निकला जो एक बेड़ी के आकार में बदल गया और आत्मा नियंत्रण की शक्ति के समाप्त होने से पहले लोकी की छाती में धंस गया। कमरे में रखा जादुई चिराग जल उठा, जिसमें लोकी का पीला चेहरा दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद लोकी की आंखें धीरे धीरे खुलीं। कमरे में उस आकृति को देखकर उसने भारी आवाज में कहा, जनरल। तभी उसे फिर से कुछ याद आया और उसने आश्चर्य से कहा, अभी क्या हुआ? नाटक करना बंद करो, लोकी। ब्रोक ने उसे ठंडेपन से देखा, तुम मेरी शैली और तरीके जानते हो। लोकी अपने शरीर में शक्ति का संचार कर रहा था और उसका रंग रूप एकदम बदल गया। आत्मा बंधन। तुमने सचमुच मुझ पर आत्मा बंधन लगा दिए। सोल शैकल्स लेविथान शाही परिवार की रक्तरेखा प्रतिभाओं में से एक थी जो एक से अधिक की सीमित संख्या के साथ मास्टर सेवक अनुबंध के समान थी। नियंत्रक नियंत्रित व्यक्ति को दंडित करने या मारने के लिए अंतरिक्ष सीमाओं को पार कर सकता था। भ्रामक दानव ढाल कहाँ है? जब ब्रोक का मन हिला तो लोकी चीखा और उसकी छाती ढंक ली। जो शक्ति उसने अभी अभी एकत्रित की थी वह अचानक क्षीण हो गई। दर्द से उसके चेहरे के भाव मुड़ गए और वह बस जमीन पर लोटपोट हो रहा था। ब्रोक ने लोकी के दर्द को नज़रअंदाज करते हुए हल्के से कहा, तुम्हें आत्मा बंधनों की ताकत का पूरा एहसास होना चाहिए। अब तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। जनरल, क्या आप गलत समझ रहे हैं? यदि आप कोई और बकवास कहेंगे तो सज़ा 10 गुना अधिक कड़ी होगी। लोकी को पता था कि वह सफल हो गया है, इसलिए उसने दांत पीसते हुए कहा, सर असग्लोर तुम्हें जाने नहीं देंगे। असग्लोर, अगर वह मुझे पकड़ ले तो क्या वह तुम्हें अकेले आने देगा? ब्रोक ने तिरस्कारपूर्ण भाव दिखाया, जब तक मैं इस किले में हूं कैथरीन भी मुझे छू नहीं पाएगी। बकवास बंद करो। मायावी दानव ढाल कहाँ है? लोकी जानता था कि उसे सच बताना ही होगा, इसलिए उसने ईमानदारी से कहा, एल्यूसिव शील्ड का ठिकाना अज्ञात है, लेकिन सर असग्लोर को डायमंड शील्ड मिल गई। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। इस बार वह डायमंड शील्ड का इस्तेमाल सौदेबाजी के तौर पर करना चाहता है ताकि जनरल जेरगल किले में डार्क शैडो साम्राज्य को धोखा देकर डार्क शैडो साम्राज्य का ध्यान अपनी ओर खींच सके। इस बीच सर असग्लोर डार्क मून में तख्ता पलटकर डार्क मून एस्टेट पर कब्जा कर लेगा। और कुछ नहीं। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आत्मा की बेड़ियां फिर से लोकी को सताने लगीं। लोकी ने जल्दी से दया की भीख मांगी। तुम ये क्यों नहीं कहते कि जरूरत पड़ने पर तुम मेरी बलि दे सकते हो? अगर मैं मना कर दूं तो तुम फ्रांस और उसकी बेटी को मार डालोगे और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगा दोगे। मैंने पहले तुम्हें कम आंका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी जगह लेने की महत्वाकांक्षा रखोगे। लोकी ने जब ये खबर सुनी तो उसके चेहरे के भाव और भी भद्दे हो गए। उसने बेबाकी से कहा, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। क्या तुम्हें भी सर मनु को मारकर ही यह पद मिला है? तुम तो बस दिन भर किले में छिपे रहते हो। अब महारानी का सैन्य सुधार पूरा होने वाला है। जब तुम सेना पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं रख सकते तो बस एक ही रास्ता बचता है। मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, तुम पूरे लेविथान राजपरिवार को तो दफना नहीं सकते। मैं ये सब अपने लोगों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। बेशर्म शेखी, ब्रोक ने तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि असग्लोर या ब्लडफॉल तुम्हें बचने का कोई रास्ता दे सकते हैं? वर्तमान स्थिति में ब्लडी एम्पायर स्पष्ट रूप से डार्क शैडो एम्पायर और फॉलन एंजल एम्पायर से ज़्यादा मजबूत है। कैथरीन ने किसी भी तरह के विचार या चिंता के कारण फॉलन एंजल एम्पायर के साथ सहयोग नहीं किया। इसके बजाय वह फॉलन एंजल एम्पायर पर कब्जा करने और ब्लडी एम्पायर से मुकाबला करने के मौके का फ़ायदा उठाना चाहती थी। इस खेल में जेरगल किला एक बहुत ही महत्वपूर्ण शतरंज का मोहरा है और जिस मौके का मैं इंतज़ार कर रहा था वह आखिरकार आ ही गया। लोकी ब्रोक को अच्छी तरह जानता था। उसके हाव भाव देखकर वह थोड़ा चौंका, क्या तुम पहले से ही? मैं कभी भी दूसरों से कमतर नहीं रहा। मैं कैथरीन के मुझसे डर को समझता हूं और अब मैं बेहतर ढंग से समझता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्रोक ने आगे बात नहीं बढ़ाई, चाहे वह कैथरीन हो या ब्लडफॉल, ये तो बस मेरी ताकत है। कैथरीन अभी भी इंतज़ार कर रही है और देख रही है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लडफॉल अब और नहीं टिक पाएगा। संयोग से तुम्हारी वापसी भी लॉन्च करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।
इसलिए तुम्हारे पास अभी भी जीवित रहने का एक रास्ता है, वह है मेरे सामने पूरी तरह से समर्पण कर देना। तुम सचमुच मुझे नहीं मारोगे? लोकी ने निराशा से ऊपर देखा और आशा की एक और अभिव्यक्ति दिखाई। एक बार जब तुम अपनी कीमत खो दोगे तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें मार डालूंगा। आत्मा बंधन के साथ तुम चाहे कहीं भी छिप जाओ, कोई फायदा नहीं। अब तुम्हें बस अपने अस्तित्व का मूल्य बनाए रखना है। अगर तुम इस बार इस फिल्म में मेरी अपेक्षानुसार भूमिका निभा सको और मुझे दानव कवच वापस पाने में मदद कर सको तो मैं तुम्हारी आत्मा बंधन रद्द कर दूंगा। ठीक है। लोकी ने दांत पीसकर खड़ा हो गया। ब्रोक ने धीरे से सिर हिलाया और उसका उदास चेहरा अंततः मुस्कुराया, लेकिन उसने लोकी की आंखों में चमकती अजीब हल्की पीली रोशनी पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन ब्रोक ने आधिकारिक तौर पर लोकी की वापसी की घोषणा की, जो बाहर एक गुप्त मिशन पर था, और उसे अपनी सैन्य शक्ति वापस मिल जाएगी। दोपहर में महल में एक सैन्य बैठक हुई। बैठक में महारानी कैथरीन द्वारा सीधे नियुक्त प्रमुख आध्यात्मिक अधिकारी ओडोगास, जो ब्रोक के समान स्तर के थे, ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया, जनरल ब्रोक, लोकी ने आज सत्ता हथियाने के बहाने 3 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक अधिकारियों की हत्या कर दी। मुझे स्पष्टीकरण चाहिए। पता चला कि लोकी ने पदभार ग्रहण करने के पहले ही दिन कई कांटों को हटाने के लिए तरह तरह के तर्क और तरीके अपनाए थे। दरअसल ये कांटे ही वो असुरक्षित तत्व थे जिन्हें कैथरीन ने सेना में रखा था, जिसमें 3 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक अधिकारी भी शामिल थे। आध्यात्मिक अधिकारी शब्द की उत्पत्ति चेन रूई से हुई है, जो वास्तव में एक राजनीतिक कमिसार था। इसका ऊपरी कर्तव्य मूल स्तर की आवाज़ सुनना, सेना को संतुष्ट करना और आत्मसमर्पण करने वालों की भर्ती करना था। वास्तव में वे सैनिकों में महारानी की सर्वोच्चता और अन्य वैचारिक कार्यों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार थे। कैथरीन के सैन्य व्यवस्था सुधार के कार्यान्वयन के साथ अब सेना में प्रत्येक शतायु सैनिक के पास एक आध्यात्मिक अधिकारी होता था। निचला स्तर उच्च स्तर के अधीन होता था। जेरगल किले में सबसे ऊंचा स्तर महान आध्यात्मिक अधिकारी होता था, जो ब्रोक के बराबर होता था। इस प्रकार सेना की शक्ति का बंटवारा संभव था। सेनानायक को केवल सैनिकों को युद्ध के लिए आदेश देने का अधिकार था और वह राजनीतिक कमिसार द्वारा शासित होता था। इससे सेनानायक के अपने सैनिक होने की घटना से बचा जा सका। लोकी 2 साल के लिए गुप्त मिशन पर गया था। उसे सेना के नए सुधारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए सत्ता के बंटवारे को लेकर उसका 3 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक अधिकारियों से टकराव हुआ। उसका स्वभाव सबको पता था। उसने गलती से 3 आध्यात्मिक अधिकारियों को मार डाला। मुझे बहुत अफसोस है, ओडोगास ने गुस्से से कहा, बस एक गलती। सैन्य कानून के अनुसार जनता के सामने एक उदाहरण पेश करने के लिए लोकी को फांसी दे देनी चाहिए। ब्रोक ने शांति से कहा, आध्यात्मिक अधिकारी की शक्ति केवल सेना को खुश करने के लिए है। ओडोगास, फायर ब्लेड लीजन के विशिष्ट मामलों में हस्तक्षेप करना आपका काम नहीं है। मैंने पहले ही लोकी को उसके पद से हटा दिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है। यह मामला बहुत ही खास है। मैं व्यक्तिगत रूप से कैथरीन द ग्रेट को रिपोर्ट करूंगा और महारानी के फैसले का पालन करूंगा। ओडोगास आगे नहीं बोल सके क्योंकि ब्रोक ने कैथरीन का जिक्र किया था। ब्रोक ने सैन्य व्यवस्था में सुधार से उत्पन्न होने वाले विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठक के विषय की घोषणा शुरू की। यह एक पुराना विषय था। नई सैन्य व्यवस्था में सुधार के दौरान कई समस्याएं आई थीं और राय एकमत नहीं थी। अजीब बात यह थी कि इस बार ब्रोक ने ओडोगास के अनुरोध का विरोध या अस्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने और अधिक गहन समूह चर्चा की, जो बहुत सुचारू रूप से चली। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बैठक कई घंटों से चल रही थी और देर हो रही थी। इस समय एक आध्यात्मिक अधिकारी बाहर से सम्मेलन कक्ष में आया और ओडोगास के कानों में कुछ शब्द फुसफुसाए। ओडोगस ने उठते हुए चौंकते हुए कहा, जनरल ब्रोक, 2 घंटे पहले आपने एक सैन्य कमांडर के तौर पर गुप्त रूप से आदेश दिया था कि किले के बाहर सशस्त्र बलों को वापस बुला लिया जाए और पूर्व में सुरक्षात्मक जादुई घेरे और पूर्व चेतावनी प्रणाली को बंद कर दिया जाए। क्यों? ब्रोक अजीब तरह से मुस्कुराया, इसका मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगा। ओडोगास गुस्से से बोला, ब्रोक, ये किले के जीवन और मृत्यु का सवाल है। तुम्हें तुरंत स्पष्टीकरण देना होगा। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ब्रोक बिना कुछ कहे मुस्कुराया। ओडोगस ने तुरंत बगल में खड़े उच्चस्तरीय आध्यात्मिक अधिकारियों से कहा, वरोटा, किसी को तुरंत किले के पूर्व में ले जाओ और सुरक्षात्मक जादुई घेरे को फिर से सक्रिय करो। ब्रोक ने अपना हाथ हिलाया और सम्मेलन कक्ष का दरवाजा स्वतः बंद हो गया। कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत। ब्रोक की गंभीर हंसी पूरे हॉल में गूंज उठी और उसकी आंखों में काली रोशनी दिखाई देने लगी। सबको लगा कि उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं और पूरे हॉल में जादुई दिए की रोशनी मंद पड़ गई है। अध्याय 740 पुराने खाते। पल भर में पूरे महल में अंधेरा छा गया। कई सैन्य अधिकारी अपने हाथों में हथियार लिए हुए बाकी सैन्य अधिकारियों और आध्यात्मिक अधिकारियों को घेर रहे थे। तनावपूर्ण माहौल में भयानक हत्या की आशंकाएं व्याप्त थीं। ओडोगास चिल्लाया, ब्रोक, तुम्हारा क्या मतलब है?
ब्रोक की आंखें पूरी तरह से काले रंग में बदल गईं, क्योंकि हॉल में एक उदास आवाज गूंज रही थी। ये बहुत सरल है, जो लोग मेरा अनुसरण करेंगे वे जीवित रहेंगे, जो लोग मेरा विरोध करेंगे वे मर जाएंगे। बहादुर। ऑडोगस ने एक बड़ी तलवार पकड़ी, ब्रोक की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, मैं कैथरीन द ग्रेट का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तुम देशद्रोह कर रहे हो। तुम। ऑडोगास अभी भी गुस्से में था कि अचानक उसके दिल से एक ब्लेड निकला। उसके बाद के शब्द अचानक रुक गए और उसने अविश्वास के भाव के साथ पीछे मुड़कर देखा। पता चला कि वह वरोटा ही था जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था। वरोटा ने ऑडोगास पर, जो उस पर पूरा भरोसा करता था, वार करने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसने ऑडोगास के अंदरूनी अंगों पर वार कर दिया। तुम ब्रोक के आदमी हो। ऑडोगस को अचानक समझ आ गया। वह गुस्से से दहाड़ा, गद्दार को मारने के लिए अपनी आखिरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि उसकी ताकत तेजी से खत्म हो रही है। वह उसे इकट्ठा ही नहीं कर पा रहा था। ब्लेड पर बेहद जानलेवा जहर था। जनरल ने नहीं कहा, जो उसका अनुसरण करेंगे वे जीवित रहेंगे और जो उसका विरोध करेंगे वे मर जाएंगे। वारोटा ने भावशून्य स्वर में कहा, जैसे ही ब्लेड की नोक काली लपटों से जल उठी। ऑडोगास का शरीर तेजी से झुलस गया, मानो खून चूस लिया गया हो। अंततः वह सचमुच जलकर राख हो गया। आंतरिक परिवर्तन के कारण बाकी लोगों को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। आध्यात्मिक अधिकारी का नेता ऑडोगास, जो कैथरीन का वफादार था, उसके विश्वासपात्र वरोटा द्वारा मारा जा चुका था। वरोटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं अब ऐसा नहीं कहूँगा। ब्रोक ने शरारत से हंसते हुए एक जादुई नियुक्ति पत्र निकाला। ये खूनी साम्राज्य के स्वामी रायजेन के हस्ताक्षर वाला नियुक्ति पत्र है, जिसमें मुझे खूनी साम्राज्य का दूसरा सेनापति नियुक्त किया गया है। मैंने जेरगल किले की रक्षा पूरी तरह से वापस ले ली है, और खूनी साम्राज्य की सेना जल्द ही आ रही है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बस मेरे पीछे आओ। इससे न सिर्फ तुम अपनी जान और वंश बचा सकते हो, बल्कि धन दौलत का भी आनंद ले सकते हो। इस खबर ने आसपास मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। किसी ने अचानक कहा, क्या खूनी साम्राज्य अपनी पूरी ताकत से गिरे हुए देवदूत साम्राज्य पर हमला नहीं कर रहा है? उसकी सेनाएं हमारे खिलाफ कैसे विभाजित हो सकती हैं? ब्रोक ने दृढ़ भाव से कहा, इस बार महान रायजेन का लक्ष्य एक ही झटके में दानव साम्राज्य को एकीकृत करना है। चाहे पतित देवदूत साम्राज्य हो या अंधकार में छाया साम्राज्य, वह खूनी साम्राज्य को रोक नहीं पाएगा। समर्थक साम्राज्य के योग्य अधिकारी बन जाएंगे, जबकि बाधा डालने वाले बिना किसी कब्र के मर जाएंगे। आध्यात्मिक अधिकारी और सैन्य अधिकारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनमें से सबसे शक्तिशाली थे दानव अधिपति के ऑडोगास और वरोटा। हालांकि वरोटा ने अचानक पाला बदल लिया और ऑडोगास को मार डाला। वरोटा और ब्रोक के सामने, साथ ही ब्रोक के पक्ष में दानव अधिपति स्टैनमी के सामने, किसी के भी जीतने की कोई संभावना नहीं थी। वे कुछ देर के लिए दुविधा में पड़ गए। मैं तुम्हें सोचने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि तुम्हें चुनने का मौका दे रहा हूं। अगर तुम सब मर भी जाओ तो भी मेरे पास सैनिकों को आदेश देने का एक तरीका है। अगर कुछ भी बुरा हो जाए तो मैं पूरी फायर ब्लेड लीजन और जरगल किले को एक साथ दफना दूंगा। अब मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपना हथियार नीचे रख दो और वहीं खड़े रहो। क्लैंग। अंततः कोई व्यक्ति दबाव का विरोध नहीं कर सका, हथियार गिरा दिया और ब्रोक द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर चला गया। जैसे ही कोई आगे बढ़ता, पीछे वालों की संख्या अचानक बढ़ जाती और केवल 6 से भी कम लोग ही पीछे हटे। ब्रोक, तुम कृतघ्न गद्दार हो। असमोडियस शाही परिवार का एक आध्यात्मिक अधिकारी खड़ा हुआ और जोर से डांटते हुए बोला, सर फ्रांस उस समय सचमुच अंधे थे कि अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दी। तुमने महारानी कैथरीन का भरोसा तोड़ दिया। महारानी तुम्हें हरगिज नहीं जाने देंगी। फ्रांस सचमुच अंधा था। ब्रोक भयानक मुस्कान के साथ बोला, वह मेरे कारण अंधा हो गया क्योंकि उसने भी अभी अभी तुम्हारे जैसा ही कुछ कहा था। सच कहूं तो मैं अभी तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। ब्रोक के शरीर से अचानक काली धुंध निकली जो आध्यात्मिक अधिकारी की ओर लिपट गई। आध्यात्मिक अधिकारी के सामने अचानक एक विशाल कांसे की कठपुतली प्रकट हुई और काली धुंध पर हमला करने लगी। हालांकि काली धुंध कोई ठोस वस्तु नहीं थी, इसलिए कांसे की कठपुतली केवल काली धुंध को तितर-बितर कर सकी, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। इसके बजाय वह काली धुंध में लिपट गई। उसका शरीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से गलने और सड़ने लगा। अवशेषों के ढेर में तब्दील होने में उसे कुछ समय लगा। काली धुंध घनीभूत होकर ब्रोक के आकार में बदल गई और वह आध्यात्मिक अधिकारी का सिर पकड़ चुका था। जैसे ही वह अपनी ताकत लगाने ही वाला था, अचानक उसके मन में एक चेतावनी का संकेत उभरा। वह तुरंत धुएं में विलीन हो गया। अगले ही पल पीछे से एक सुनहरी रोशनी धुएं में भेद गई। सुनहरी रोशनी धुएं में से बस अंदर तक पहुंच रही थी और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, लेकिन ब्रोक की दबी हुई आवाज़ धुएं से आ रही थी। सब लोग अचंभित रह गए और उनकी नज़रें चश्मा पहने एक सैन्य अधिकारी पर टिक गईं, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया था।
धुआं अनगिनत तलवारबाजों में बदल गया जो चश्मा पहने सैन्य अधिकारी की ओर बढ़े। पलक झपकते ही सैनिक अविश्वसनीय गति से दूसरी दिशा में प्रकट हो गए। उसकी बाईं आंख की सुनहरी चमक चमक रही थी। जैसे ही एक और रोशनी उस धुएं की ओर बढ़ी जिसमें ब्रोक बदल गया था। सुनहरी रोशनी धुएं की दुश्मन लग रही थी। यह आत्मिक शक्ति से आत्मा पर सीधा प्रहार कर सकती थी। ब्रोक ने इसका जबरदस्त विरोध करने की हिम्मत नहीं की और वह मानव रूप धारण कर लिया। उसने अपनी बाईं हथेली खोली जिससे एक साफ रंग दिखाई दिया जिसने सुनहरी रोशनी को रोक दिया। सुनहरी रोशनी हथेली में घुसी और ब्रोक की बांह और दूसरी जगहों से परावर्तित हुई। अजीब किनारों से बिखरने और अपवर्तित होने के बाद रोशनी अपनी शक्ति खो चुकी थी। ब्रोक की इनक्यूबस जैसी काली पुतली में एक ठंडी जानलेवा आभा प्रकट हुई, बुरी नज़र। बुरी आंख और इनक्यूबस आंख क्रमशः बेल्फेगोर राजपरिवार और लेविथान राजपरिवार की वंशावली प्रतिभाएं थीं। अपनी अपनी क्षमताओं के कारण उन्हें दानव देवता की बाईं और दाईं आंखें माना जाता था। दोनों परिवार एक दूसरे के प्राणघातक शत्रु थे। बेल्फेगोर राजपरिवार के प्रबल शत्रु का सामना करते हुए ब्रोक कोई भी जोखिम नहीं उठाता था, चाहे वह किसी भी मूल का हो। वह केवल प्रतिद्वंद्वी को ही मारता था। चश्मे वाले सैन्य अधिकारी का रूप धीरे धीरे बदल गया और ब्रोक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। ये वास्तव में वही है। बेशक ब्रोक बेल्फेगोर शाही परिवार के उस आदमी को नहीं भूलेगा जिसने उसकी बहन डेलिया को बहकाया था, जिसे वह एक हथियार और वर्जित सुंदरता मानता था, लेकिन उसने उस आदमी के पिता को भी मार डाला। सबसे घृणित बात यह थी कि यह आदमी और उसका साथी वास्तव में डेलिया, जिसके पास मायावी ढाल थी, को लेकर साइलेंट नाइट वेटलैंड में मेरी निगरानी में भाग गए। तब से डेलिया और यह आदमी मानो गायब हो गए हैं। इलूसिव शील्ड की वजह से मैं डेलिया का पता नहीं लगा सकता, नहीं मैं सोल शैकल्स का इस्तेमाल करके डेलिया को मार सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी अब जर्गल किले में आएगा। उसमें मुझसे मुकाबला करने की भी ताकत है। रोमन, बेल्फेगोर, अज्ञानी कूड़ा, तुम तो खुद मौत चाहते हो। ब्रोक के हाथ में एक लंबी तलवार थी और वह रोमन को ठंडी निगाहों से देख रहा था। जब तक मैं इस आदमी को मार गिराऊंगा, डेलिया और इल्यूसिव शील्ड अपने आप आ जाएंगे। हालांकि रोमन दानव अधिपति के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन अभी जो वार हुआ है वह स्पष्ट रूप से उस चश्मे के जोड़े से कम है जो बेल्फेगोर शाही परिवार का गुप्त खजाना ईविल ग्लूटियर है। उसकी असली ताकत मुझसे कम होनी चाहिए। कहा जाता है कि इस चश्मे के जोड़े में सांस छिपाने का एक खास काम है। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने उसे अभी नहीं खोजा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जेरगल किला है जो मेरा स्थल है। दानव अधिपति का चरम चरण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसपास के सैन्य अधिकारियों ने रोमन को तुरंत घेर लिया, जिसका रंग रूप वैसा ही था। उसने बस हल्के से कहा, जो लोग ब्रोक के पक्ष में नहीं हैं, वे मेरे पीछे खड़े हो जाएं। आध्यात्मिक अधिकारी जल्दी से रोमन के पीछे खड़े हो गए और कई सैन्य अधिकारी जो आत्मसमर्पण कर चुके थे वे भी उनके पास आ गए। उन्हें मार डालो, ब्रॉर ने तुरंत अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ आदेश जारी किया। अचानक रोमन के सामने 1 दर्जन से ज्यादा अजीबोगरीब आकृतियां प्रकट हुईं। ये आकृतियां हवा में नीचे तैर रही थीं। मुख्य शरीर सिर में मौजूद विशाल आंखें थीं जो पूरे सिर पर छाई हुई थीं। अनकई तंतु थे जो बहुत धीरे धीरे हिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। बुरी नज़र, ब्रोक मन ही मन चौंक गया। बुरी नज़र दानव लोक का एक बहुत ही खास प्राणी है जिसमें भयानक आत्मिक शक्ति और लंबी दूरी के हमले होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बेल्फेगोर शाही परिवार की बुरी नज़र न केवल इसे आजीवन साथी जानवर के रूप में वश में कर सकती है और इसे बुराई का नाश करने के स्तर तक बढ़ा सकती है, बल्कि यह बुरी नज़र को एक गुलाम के रूप में हमला करने का निर्देश भी दे सकती है। इस रोमन की ताकत शुरुआत में सिर्फ दानव राजा के स्तर की थी। आखिर इतने कम समय में ही वह दानव अधिपति के स्तर तक कैसे पहुंच गया? उसके पास बुराई की आंख का, बुराई का नाश करने वाला स्तर भी था। हालांकि उसे अभी भी दबाया जा सकता है, लेकिन उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। रोमन ने इन दुष्ट आंखों को तब वश में कर लिया जब वह दानव अधिपति स्तर पर पहुंचने के बाद ट्रेवेंट की भूमिगत गुफा में गया और बुराई का नाश करने की शक्ति को समझ लिया। दुष्ट आंखों वाला तानाशाह दानव सम्राट के चरम स्तर पर पहुंच गया था। उसने चेन रूई का पीछा करते हुए इस बार ब्रोक को मारने के लिए डार्क शैडो साम्राज्य में प्रवेश किया ताकि वह अपने पिता और अपनी प्रिय महिला डेलिया की बेइज्जती का बदला ले सके, साथ ही उन आत्मा बंधनों को भी समाप्त कर सके जो उसे कई वर्षों से परेशान कर रहे थे। रोमन के आदेश पर दुष्ट आंखों ने एक शक्तिशाली मानसिक हमला किया। उसके पीछे खड़े आध्यात्मिक अधिकारियों और हॉल में मौजूद कुछ दानव अधिपतियों को छोड़कर बाकी सभी ने अपने सिर ढक लिए और जमीन पर गिरते ही चीखने लगे। हालांकि ब्रोक के अलावा बाकी 2 दानव अधिपति बुरी नज़र वाले तानाशाह की आत्मिक शक्ति से डरे हुए थे, लेकिन उनसे निपटना आसान नहीं था। जब तक बुरी नज़र वाले तानाशाह की आत्मिक शक्ति में थकावट दिखाई देती, वे पूरी ताकत से उसका मुकाबला करते। ब्रोक के हाथ में तलवार लहराते ही एक तेज तलवार की चीर रोमन की ओर गिरी। रोमन का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया था, लेकिन वह बस एक झलक थी।
असली रोमन अविश्वसनीय गति से ब्रोक के बाईं ओर तुरंत प्रकट हो गया था। प्रकाश की अनगिनत नीली किरणें एक विशाल जाल में गुंथ गईं और ब्रोक को उसमें लपेट लिया। रोमन को ब्रोक से इतनी नफरत थी कि उसका पहला कदम हत्या का कदम था, नो रिटर्न। ब्रोक का बायां हाथ अचानक एक बड़ी ढाल में बदल गया। बस तेज और घनी झंझनाहट की आवाज आ रही थी। नो रिटर्न असल में उस ढाल से पूरी तरह अवरुद्ध था। रोमन की आकृति चमकी और वह दूर चला गया। उसके चेहरे पर एक तेज तलवार से काटा हुआ घाव था। मेरा शरीर अब एक शक्तिशाली हथियार में बदल गया है जिसे इच्छानुसार बदला जा सकता है। ब्रोक का बायां हाथ एक लंबी तलवार बन गया है। इतना ही नहीं, इस महल में मेरा शरीर अजेय हो सकता है। तुम्हारे इस स्तर के हमले की तो बात ही छोड़ो, दानव अधिपति का चरम स्तर भी मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके मन में अचानक एक गहरा संकट उमड़ आया। लगभग उसी समय उसकी आंखों के सामने एक मुक्का बड़ा हो गया। धमाका, वह उछला और दीवार पर जोर से मारा। शक्तिशाली जादू वाली दीवार सचमुच टूट गई। ब्रोक लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया, उसके गाल पर मुक्के का निशान साफ दिखाई दे रहा था। उसने कुछ बार खांसा, कुछ खून से सने दांत थूके और उस अजीब दुश्मन को देखा जो हवा से प्रकट हुआ था और उसका चेहरा डरा हुआ था। वह बुदबुदाया, तुम मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हो? क्या तुम्हारा तथाकथित अजेय शरीर इसी चीज पर टिका है? प्रतिद्वंद्वी ने अपने हाथ में मुट्ठी भर लाल क्रिस्टल फेंका। इसके बिना तुम बिना पंजों वाले नरक के कुत्ते जैसे हो। अगर तुम अपने तीखे नुकीले दांत भी दिखाओ तो भी यह बेकार है। आज का दिन अच्छा है। मैं और मेरे दोस्त तुमसे पुराना हिसाब किताब साफ साफ चुका देंगे।